हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे जो कभी मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसे यशस्वी सिद्धपुरा ने मुझे दिया हुआ था। ये एनिमीज टू लवर्स वाली स्टोरी होने वाली है, हमेशा की तरह एक प्योर वांगसियन लव स्टोरी होने वाली है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। मिडिल स्कूल में दो बच्चे एक साथ पढ़ते थे, जो कि हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वांग जी है और दूसरा हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी वुशान है। वी वुशान अपने फैमिली का इकलौता बच्चा है। उसके डैड नहीं है, उसकी ओनली फॉर मॉम है और उसके डैड एक सुपरस्टार है। दैट्स व्हाई उसकी मॉम उसकी सेक्रेटरी होने की वजह से, वन नाइट स्टैंड होने की वजह से हमारा विंग इस दुनिया में टपक गया था। आज यूजुअली हमारा लान वांग जी की फैमिली रेस्टोरेंट का बिजनेस करती है एंड देन अच्छे खासे फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है एज अ बिजनेसमैन, नॉट ओनली फॉर रेस्टोरेंट और होटल मैनेजमेंट। ओके ना, देन चलो हम आगे चलते हैं। ओके, लंच टाइम में एक बच्चा जो कि एक सैलेड बुक पढ़ रहा होता है मांगा का, उसमें वो एक मांगा जो कि ओमेगा वॉर्स मांगा था वो रीड कर रहा होता है, जहाँ पे एक जो लड़का था वो उस स्नेक से प्यार हो जाता है। वो स्नेक एक अल्फा होता है और जब वो अल्फा उसके साथ मतलब इंटीमेट होता है तो फिर उसके बाद वो जो ओमेगा था वो उसे दो बेबीज को बर्थ देता है। ये स्टोरी देखने के बाद जो हमारा छोटा सा जो विंग था उसके मन में लड़कों के लिए एक अलग से फीलिंग्स आने लगी। विंग को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसे लड़के ओनली फॉर दोस्त बनाने के लिए या वाटेवर कुछ और करने के लिए नहीं, बल्कि एक अलग तरह की फीलिंग जो कि मिडिल स्कूल के बच्चों को जो स्टार्टिंग पीरियड होता है अट्रैक्शन का, वो होना स्टार्ट हो जाता है। विंग जो कि वांगजी के साथ ही स्कूल आता जाता था और अभी तक विंग और वांगजी बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। विंग और वांगजी का घर आमने सामने था, एकदम आमने सामने। विंग वो मंगा वाला बुक को फिनिश करते ही वापस से दूसरे सेलर्स के पास जाकर उसे देकर दूसरा लेने ही वाला था कि वांगजी उसके पास आते हुए कहता है, हे क्या ले रहे हो। विंग कहता है नथिंग, वो बुक छुपा लेता है एंड देन वापस से उसके साथ घर चला जाता है। विंग पूरे रास्ते वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है नथिंग। फिर वो घर आ जाता है। होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेने के बाद एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके विंग के दिल में वांगजी के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा अट्रैक्शन जो शायद शायद बहुत बुरा भी होने वाला था या शायद बहुत अच्छा, क्या पता, भविष्य किसने देखा है। हाई स्कूल में वो लोग एंटर करते ही वहाँ पे कई सारे नए दोस्त बन गए थे, जहाँ पे विंग आज यूजली छत के स्टेयर पे जाके और उस मंगा को रीड कर रहा था, क्योंकि उसे मंगा रीड करना बहुत अच्छा लगता था। वो मिडिल स्कूल से ही हमेशा नए नए मंगा को रीड करता था। एज यूजुअली सारे मंगा रीड कर लेने के बाद इसमें भी एक अलग से ओमेगा वर्स नहीं बोल सकते पर नॉर्मल मंगा था जिसमें दो गे लव स्टोरी थी। ठीक है, वो फिनिश कर लेने के बाद उसे अपने बैग में डालते हुए नीचे आता है, जहाँ पे वांग जी कुछ बच्चों के साथ बातें कर रहा था, अदर अदर बच्चों के साथ में, जिसमें वेन चाओ, वेन जुलियो, सुयांग और वेंसो, बहुत सारे बॉयज लोग थे। उसमें से विंग सिर्फ और सिर्फ उसकी निगाहें लान वांग जी के ऊपर जाके अटकी हुई थी। लान वांग जी जो उसने अपने दोनों पैरों को क्रॉस किया हुआ था और जो ऐसे रेलिंग होते हैं ना, उसे पकड़कर थोड़ा सा टेढ़ा होकर ऐसे उन लोगों से बातें कर रहा होता है। विंग को देखते ही वांग जी उसके पास आता है और कहता है, हे कहाँ चल जाते हो तुम। टिफिन में हम सब लोग इतना एंजॉय करते हैं लेकिन तुम हमेशा गायब हो जाते हो। फिर से मत कहना कि तुम अपने सीक्रेट बुक पढ़ने चले गए थे। विंग कहता है, अगर ऐसा हो तो एक बात बोलूं। तो कहता, बोलो। चलो घर चलते हैं, इतना बोल वो लोग अपना अपना बैकपैक लेते हैं देन वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आई मीन कि वो मतलब रास्ते में थे तो पीछे आगे बहुत सारे बच्चे ना अपने अपने घर जा रहे थे, तो वो दोनों भी चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे विंग हिम्मत करते हुए से कहता है, दो लड़के एक दोस्त हो सकते हैं, जीवन भर दोस्त रहते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। वांग जी उससे कहता है, कहना क्या चाहते हो। तो विंग ना ऐसे मुड़ते हुए उसे कहता है, क्या दो लड़के शादी नहीं कर सकते वांग जी। वांग जी ये देखता है और वो कहता है, हाँ अब ये मत कहना कि तुम्हें लड़के पसंद आते हैं विंग, आमीन की तुम की हो। विंग कहता है, तो इसमें बुरा क्या है, क्या लड़कों को पसंद करना गुनाह है। जैसे लड़कियों को पसंद करते हैं वैसे लड़के को भी तो पसंद कर सकते हैं ना। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, सुनो 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 सुनो, शुयांग, वेंचू, वेंसुलियो, सब सुनो सुनो, वेंचाओ। सब लोग ऐसे भाग भाग के जा रहे होते हैं
सब रुक जाते हैं और वांग जी कहता है हंसते हुए, देखो देखो देखो, विंग को लड़के पसंद आते हैं, ये गे है, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे बीच में ऐसे भी लोग रहते हैं। विंग, दिस इज टू मच, क्या बकवास कर रहे हो। इतना बोलकर वांग जी और बाकी सारे लड़के हंस रहे थे, लेकिन विंग उस दिन टूट गया था। विंग के अंदर जैसे कुछ खत्म हो गया था। विंग चारों ओर एक इको साउंड वाइब्रेशनल की तरह गूंज रहा था। जैसे लग रहा था कि एक कैमरामैन ने चारों तरफ एक पूरा गोल गोल कैमरा को घुमा दिया हुआ है। हर तरफ लड़की लड़कियां, जितने भी लोग बच्चे जा रहे थे वो सब विंग को एक अजीब नजरों के साथ में घूर कर देख रहे थे। विंग, उसे लग रहा था जैसे कि उसने ये बोलकर कौन सा गुनाह कर दिया। क्या उसकी गलती है कि उसे लड़के पसंद आते हैं, या फिर उसकी ये गलती है कि जिसे वो पसंद करता है वो एक स्ट्रेट बॉय है। ये सब होने के बाद भी बाकी सभी को देखता है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह गई थी। वो सीधा अपने आंसू को पोंछते हुए वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। वांगजी कहता है हे विंग हे, लेकिन विंग वहां से भाग चुका था। वांगजी कहता है इसे क्या हुआ, और वो कहता है हे मैं जाता हूँ, लेकिन विंग उस दिन घर नहीं गया था। विंग भागते हुए जो रास्ते में ऐसे रैंडमली तालाब वगैरह होते हैं ना, तो उस साइड वाले एरिया में जाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप कर बैठ जाता है। रो रहा था। रोते हुए खुद से कहता है, क्या किसी को चाहना गलत होता है? ऐसा क्यों है कि एक लड़का और एक लड़की ही शादी कर सकते हैं? ऐसा क्यों है कि एक दो लड़के या फिर दो लड़कियां एक नहीं हो सकते? ऐसा कहाँ लिखा है कि प्यार जिस्म को देख के करना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं है कि हमें जो पसंद है हम उसके साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं? मैं मैं अपने आप से कैसे नजरें मिलाऊं? उस छोटे से विंग को ये नहीं पता था कि उसे आगे शायद वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। उसके यहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके अंदर जो जिंदा था इस मंगा के पढ़ने के बाद, वो सब मर गया था। एक एक करके हर जीन मर चुकी थी। वी गुस्से के मारे उस मंगा बुक को फाड़ कर फेंकते हुए कहता है, आज के बाद मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। ये फैंटेसी की चीज़ हमें फैंटेसी की दुनिया में ले जाती है, जो कि रियल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं मैं इस रियलिटी में खुद को ढालना चाहता हूँ। मैं आज से, अभी से अपने आप को बदलना चाहता हूँ। ये बोल वे उस बुक को डस्टबिन में फेंक देता है। आंसू पोंछता है घर आता है। शाम के 8 बज रहे थे, जहाँ पे घर आते ही उसकी डंडे से पिटाई होती है, क्योंकि सामने वांगजी खड़ा था और वांगजी ने आते ही कह दिया था कि विंग उसके साथ नहीं आया था और वो कहीं भाग गया है। उसकी मॉम ने आते ही विंग से पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ थे, इतनी लेट क्यों हुई। डंडे से पिटाई लगाते हुए कहती, तुमने वांगजी के साथ लड़ाई किया? तुमने वांगजी के साथ लड़ाई क्यों किया? विंग विंग नफरत भरी नजरों से वांगजी को देख रहा था। और वो बस देखते हुए अपनी आंखें बंद करता है। पिट जाने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन वांगजी को अजीब तो लगा था, क्योंकि एज यूजुअली विंग उस पर चिल्लाता था, उससे लड़ाई करता था, उससे बहस करता था, लेकिन विंग उससे सेपरेट हो चुका था। विंग को जाते हुए देखकर वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से जब वो 5 साल के थे तो दोनों बच्चे सेम स्कूल में गए, सेम जगह पढ़ाई करी, सब कुछ करा, लेकिन आज कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो बदल गया था। विंग अपने कमरे में आ जाता है। वो इतना टेंशन में था, इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी कि उसे बुखार लग गया था। अगले दिन वो स्कूल नहीं जाता है। वांगजी जब घर से बाहर निकलता है, देखता है कि विंग घर से बाहर नहीं आया है। वो 2 मिनट वेट करते हुए वांगजी अंदर आते हुए कहता है, कांगसा आंटी, विंग कहाँ है? कांगसा सेन कहती है, विंग वो सो रहा है, उसे फीवर है और वो स्कूल नहीं जाएगा। तो वांगजी उसके कमरे में आता है उसे देखने के लिए, लेकिन विंग पूरा कंबल ऐसे ना पूरा छुप गया था उसमें और सो रहा था। वांग जाते हुए कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें, चलो हम स्कूल चलते हैं। लेकिन विंग कुछ नहीं कहता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो बस रो रहा था। वांगजी उस कंबल को खींचने की कोशिश करता, लेकिन कंबल नहीं निकलता। वांगजी कहता, विंग अरे सुनो तो सही, तुम्हारे लिए मैं नोट लेता आऊँगा क्या? विंग बोलो तो सही, अरे कुछ और चाहिए क्या, या फिर तुम्हारी कोई फेवरेट बुक भी मैं लेके आऊँगा क्या, तुम घर पे पढ़ना चाहोगे? विंग कंबल से अपना फेस आंसू पोंछते हुए निकालकर कहता, वांगजी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ और अपना बोरिया बिस्तरा भी लेके जाओ। आज के बाद मेरे सामने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी तुम? इतना बोल वापस से वो खुद को छुपा लेता है। वांगजी तो शॉक्ड ही हो गया था और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, लेकिन विंग एक शब्द भी नहीं बोलता। वांगजी उसे हिलाते हुए कहता, विंग विंग, लेकिन वांगजी को कोई आंसर नहीं मिलता है। वांगजी कहता है, इसे क्या हो गया, ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? इतना बोल वो स्कूल आ जाता है। स्कूल में सभी लोग उससे पूछते, विंग कहाँ है? तो वांगजी कह देता है वो नहीं आया है। तो वेंचा उसे कहता है, हे
तुम मुझसे हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो? कल इतने सारे लोगों के सामने में बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो वांग जी कहता है, क्या बकवास है वो कैसे लड़कों को पसंद कर सकता है? वो बड़ा होगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा। और गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी होती है ना लड़कियाँ। अरे यार, उनके बड़े-बड़े पूप्स होते हैं, उनके हिप्स, उसकी बॉडी देखो यार कितनी अट्रैक्टिव होती है। क्या वो लड़के के पीछे जाएगा पतला दुबला सुखरा सा? कुछ भी मिलेगा क्या उसे? अब मेरा दोस्त है तो मेरी तरह उसे भी एंटरटेन करना चाहिए ना। पिंचा कहता है, हाँ, इसे समझाना इम्पॉसिबल है। ये बोलकर वापस से वो लोग क्लास लेने लगे थे। विंग उस दिन क्लास बंक कर देता है। अगले दिन विंग चुपचाप से उठता है, रेडी होता है। रेडी करने के बाद वो नीचे आता है। वो अभी भी बहुत मायूस था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे डील करे। उसे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसे वो खुद को परिवर्तन में डाले। अंदर ही अंदर टूटता हुआ विंग बस नाश्ता कर रहा था। खांगसे सेरन कहती है, विंग क्या हुआ? तो विंग कहता है, मॉम आई थिंक से आपको जाना चाहिए। कांगसे सेरन का अपना खुद का छोटा सा बोल सकते हैं पार्लर है, जहाँ पे वो रेडी वगैरह करवाती है। तो वो वहाँ से चली जाती है विंग। उसके जाने के बाद वो अपनी साइकिल निकालता है, जो कि वो नॉर्मली रात को या फिर कभी कुछ लाने के लिए साइकिल से जाता था। साइकिल निकालता है एंड देन सीधा वांगजी को क्रॉस करता हुआ चला जाता है, जो कि वांगजी बाहर में उसका खरा वेट कर रहा था। वांगजी आवाज लगाते हुए कहता है, हे विंग, हे विंग विंग। लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता है। वांगजी को गुस्सा चढ़ता है। वो भी जाता है, अंदर से साइकिल निकाल कर आता है और फास्ट ड्राइव करते हुए उसके तक आते हुए कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? विंग बस उसे घूरते हुए देखता कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना रास्ता नापो, चलो निकलो इधर से। वांगजी कहता है, अरे तुम नाराज हो क्या मुझसे? हाँ छोड़ो भी, वो सारी बकवास बातों में क्या रखा है? विंग उसे घूरते हुए देखता है और कहता है, सही कहा तुमने, वो बकवास बातें में कुछ नहीं रखा है वांगजी। मैं बेवकूफ़ था, अब मैं समझ गया हूँ। ओके देन बाय बाय। इतना बोल विंग वहाँ से चला जाता है। पर वांगजी जो कि उसके पीछे पड़ गया था, वो उसे आवाज़ लगाते हुए उसे बहुत बुलाता है लेकिन नहीं आता है। अब रोज ऐसे ही होता था। वांगजी विंग का वेट करता रहता था कि वो बाहर आए, लेकिन विंग हमेशा साइकिल से निकल जाता था उसे बिना बताए। उसके बाद जो वांगजी है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो विंग जो उसके साथ सब कुछ शेयर करता था, किताब से लेकर पेन तक, बुक्स तक, सब कुछ उसके साथ जाता था, उसके साथ आता था, लेकिन अब विंग ने अपना रास्ता बदल लिया था। वो जाता तो था दोनों साथ में, लेकिन आधे रास्ते उनकी आर्ग्यू हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी और हमेशा एंड विंग को हॉट होना पड़ता था। विंग वापस से अपनी सीट पर आके बैठ जाता है और बैठ करके ऐसे काम कर रहा होता है। उसके बगल में सुयांग बैठा था। सुयांग कहता है, तुम दोनों ने आज फिर से लड़ाई की? विंग कहता है, क्यों, नहीं करना चाहिए था क्या? सुयांग कहता है, क्या ये सच है कि तुम मन को लाइक करते हो? विंग जब देखता है कि सुयांग ना थोड़ा सा ऐसे अजीब से टेढ़ा होके बैठ के पूछ रहा है, तो विंग कहता है, नहीं वो प्रैंक था और कुछ भी नहीं। सुयांग कहता है, तो वो फिर ठीक है, मुझे लगा था ये सीरियस है। विंग उसकी नज़रों को भांपते हुए कहता है, क्यों, लड़कों को पसंद करना गुनाह है क्या? सुयांग कहता है, नहीं, पर हम जिस एज में है, अगर हम ऐसी हरकतें करें तो हमारे पेरेंट्स से पिटाई होगी अलग, और प्लस लोग हमारा मजाक बनाएंगे। बाद में हम क्या करते हैं वो हमारा पर्सनल मैटर हो जाता है। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं, तब हमारे पास इतने दोस्त नहीं होते ना। विंग कहता है, हाँ सही कहा, वैसे ही मुझे सीट एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। सुयांग सुयांग कहता है, हे सुनो तो सही। विंग सबसे कॉर्नर वाली सीट ले लेता है, जहाँ पे शायद ही रैंडमली कोई बच्चा बैठता था। वांगजी जब आता है तो देखता है कि सुयांग के बगल वाला सीट खाली, क्योंकि उसके पीछे वांगजी बैठता था। वो सीट खाली था तो फिर वो ढूंढता है विंग किधर गया, कॉर्नर में था और कॉर्नर वाला सीट एक और फुल था, तो वांगजी वहाँ जाकर बैठ ही नहीं सकता था। वांगजी अपनी सीट पर आते हुए सुयांग से कहता, उसे क्या हुआ, यहाँ से चला क्यों गया? सुयांग कहता है, मैंने बस ऐवे ही कहा था कि वो सभी चीज़ें छोड़ते हैं, हम अपने फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। पता नहीं उसे क्यों बुरा लगा। वांगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, छोड़ो भी, वैसे भी ये लोगों की कोई जगह नहीं है। सारा क्लास वांगजी की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे विंग बस घूर कर वांगजी को देख रहा था। विंग गुस्से के मारे अपना बैग उठाता है और वहां से वो सीधे उस क्लास से निकल जाता है। वो उसने वापस से स्कूल बंक कर दिया हुआ था। वो रोते हुए घर आता है और बैठा हुआ था। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन सब से बाहर निकाले, क्योंकि हाँ, वांगजी को ये एक प्रैंक लग रहा था, वांगजी के लिए मजाक था, लेकिन विंग को अंदर से घुटन हो रही थी। वो बिखर रहा था। शाम के टाइम पे जब उसकी मॉम घर आती है तो विंग ना सोफा पे सोया हुआ था। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ। विंग कहता है, मॉम मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं कुछ दिनों के लिए नानी जी के पास जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तो जब ये उसकी मॉम सुनती है तो कहती, क्या हुआ, वांगजी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने फिर से लड़ाई की? विंग चिल्लाती है, कहता, मॉम मैं आपका बेटा हूँ ना कि वांगजी, कभी तो मेरी बात सुन लिया कीजिए।
मुझे यहाँ नहीं रहना मॉम। उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए नानी जी के पास जा सकते हो, ओके। विंग कहता है थैंक यू सो मच। इतना बोल अपने कमरे में जाता है, बैग पैक करने लगता है। विंग उसने अपने डैड को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। एंड देन वो वापस से सारा सामान पैक करने के बाद कहता है आप नानी को बोलो मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूँ। विंग कहता है नो मॉम थैंक्स। तो कांगसेस रेन कहती है पर इतनी रात को जाना ज़रूरी है क्या? विंग कहता है बस 3 घंटे ही तो लगेंगे मॉम, मैं पहुँच के कॉल कर दूंगा। इतना बोल विंग उतनी रात को वापस से बस स्टैंड आता है, बस लेता है और वो बॉसेस रेन के यहाँ चला जाता है। घर पहुंचने के बाद डोरबेल बजता है। बॉसेस रेन विंग को देखकर शॉक थी। एंड देन कहती क्या हुआ? विंग गले लगते हुए कहता है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या मैं रह सकता हूँ? बॉसेस रेन हाँ में सर हिलाते हुए इसे अंदर ले लेती है। देन कांगसे को कॉल करके बोल देती है कि विंग आ गया है। कांगसे रेन को थोड़ी सी राहत हो रही थी क्योंकि उसके बगल में उसने जो हमारी लैन ई है वंगजी की जो मॉम डैड है उसे बुला लिया हुआ था। तो वो तो मॉम को बुलाया था, तो लाइनिस की बगल में बैठी थी। जब कॉल आ जाता है तो वो थोड़ा-सा राहत की सांस लेता है। वांगजी भी जब देखता है कि इसकी मॉम घर में नहीं है तो वो भी आया हुआ था मॉम को ढूँढते-ढूँढते। वो दोनों को टेंस देखकर वांगजी पूछता है कि क्या बात है? तो कांगसेन कहती है कि विंग वो चला गया है नानी माँ के पास, मुझे चिंता हो रहा है वो अकेले गया है। वांगजी को इतना ज़ोर का झटका लगा। आनंद कहता है क्या? वो नानी के यहाँ चला गया? कांगसेन कहती हाँ, पता नहीं उसके क्या हुआ है, वो अजीब हरकतें करता है एंड देन वो गायब है। आई मीन कि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। वांगजी पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया, फिर उसे याद आता है कि उसने आज उसे फिर से चिढ़ाया था। तो वो उसे कहता है आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से शायद। तो कांगसे रैन तो उसे डांट नहीं सकती थी ना, इसलिए कहती कोई बात नहीं बेटा। लैनी उसके पास थी और वांगजी को कान मरोड़ते हुए कहती तुमने फिर से उसे परेशान किया, तुम बच्ची को हमेशा क्यों परेशान करते रहते हो? वांगजी कहता मॉम माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं करूँगा। फिर वो जब कॉल आ जाता है तो फिर वांगजी और लैनी घर वापस आ जाते हैं। वांगजी बार-बार पलट के विंग को घर को देख रहा था क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन तो था। क्योंकि विंग अब मान लो कि 5 साल की एज से अगर आप किसी के साथ हो, उठना बैठना खाना पीना सभी चीज़ें, अचानक से एक दिन सब कुछ बदल जाए और फिर अचानक से वो गायब हो जाए, एक एक अजीब सा खालीपन तो आता है ना। वांगजी उस खालीपन को फील कर रहा था एज अ फ्रेंड वे में, एज अ जो बचपन से साथ रह आया था उस वे में। उसने विंग की तरह कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन विंग अपनी नानी के गोद में सर रखा हुआ था। बॉसेसरन उसे कहती है क्या हुआ है बाबा? विंग कहता है क्या प्यार में जेंडर देखना चाहिए? बॉसेसरन कहती है नहीं, हमारा हक है, हम लड़के को या लड़की को पसंद कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है नानी मैं इतना अलग क्यों हूँ? उसकी नानी कहती है जब तुम 20 साल के हो जाओगे ना, मेरे पास आना, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा मैं। तो विंग कहता है क्या आप अभी नहीं बता सकते? तो बॉसेस रन कहती है अभी समझाना शायद मुश्किल है क्योंकि तुम्हें नफरत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम नफरत करो। विंग लड़का हो या लड़की हो, प्यार बस प्यार होता है, ये कोई मैटर नहीं करता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम नफरत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे प्यार करो और उसे इज्जत दो। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट है, तुम उसे भूत झुठला नहीं सकते। आखिरकार अर्चना बोलकर विंग के बालों को फेरते हुए कहती सो जाओ बच्चे। बॉसेस रोते हुए कहती है जैसी जैसे मानो डेस्टिनी फिर से खुद को दोहरा रही है। मेरा बच्चा, ये बोलकर विंग को वो सहलाए जा रही थी। नानी और नाती दोनों रो रहे होते हैं। विंग वहीं पे था और वो अगले दिन नानी के साथ काम में हाथ बटाता है। वो काम में हाथ बटाते हुए नानी से कहता है नानी माँ क्या मैं यहाँ रह के पढ़ाई ख़त्म करूँ हाई स्कूल का, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो मैं वहाँ पे रूम ले लूँगा और मैं वहीं रहूँगा, मैं घर नहीं जाना चाहता। उसकी नानी माँ उसकी हालत समझ पा रही थी, इसलिए कहती है वो कांगसेसरन से बात करती है और कहती है कि विंग यहीं पढ़ेगा तो सब कुछ ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ले आओ। तो पहले तो कांगसेसरन पहले बौखला ही जाती है, देन फिर उसे भी थोड़ा सा अपने पार्लर को बढ़ाना था और खुद को ग्रो करना था, इसलिए वो मान जाती है। देन विंग का सब कुछ ट्रांसफ़र वगैरह करा करके कांगसेसरन बॉसेसरन के पास आती है। फिर विंग का ना 1 वीक के अंदर ही वहीं पे जहाँ पे बॉसेसरन का घर था वहीं पे उसका ट्रांसफ़र हो करके उसके हाई स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है, जहाँ पे विंग के दोस्त बने थे साओलिन और साथ में नी हिसेंग। वो दोनों
विंग के नए दोस्त बने थे जिसमें जाओलिन भी लड़कों को पसंद करता था और वो विंग को देखते ही समझ गया था। विंग उसका आज पहला दिन था। सब कुछ होने के बाद जैसे वो अपने क्लास में आता है, सेक्शन बी में था वो, दैट्स वाई। तो पहले तो उसे नी सिंह बहुत चुलबुला और हाई करते हुए उसे अंदर ले आता है। फिर वो अपना इंट्रो देता है सब बच्चों को, फिर वो बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग के 7-8 दिन तक तो सबसे कटा-कटा रहता था, सब कुछ अलग। लेकिन जब भी वो किसी हैंडसम लड़के की फ़ोटो या पिक्चर्स देखता, उसकी आँखें बदल जाती, उसके अंदर का अट्रैक्शन फिर से बाहर आने लगता। लावलिन, जो कि ऑलमोस्ट अब 2 मंथ हो चुके थे विंग को उस हाई स्कूल में पढ़ाई करते हुए, उसे कहता है, "तुम्हें मैन पसंद है?" विंग सकपकाते हुए उस जो हाँ, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में चलता है ना सहेली, पत्रिका टाइप्स, मतलब क्या बोलते हैं, कॉमिक्स बुक नहीं यार, छोटे-छोटे जो बुक्स आते हैं न्यूज़पेपर के साथ में, तो उसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के पिक्चर्स होते हैं ना, फ्रंट कवर पेज पे या फिर लास्ट वगैरह बीच में ऐसे करके। तो वैसे बुक्स के ऊपर पिक्चर्स वगैरह रहते हैं, तो विंग वो देख रहा था, ठीक है। तो उस बुक को ना फटक से विंग बंद करते हुए बैग में छुपा लेता है। तो सावलीन उसे कहता है, मुझे भी मैन पसंद है, खासकर मुझे एजेड मैन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अपनी उम्र के या अपने से छोटे बॉयज़ नहीं पसंद आते विंग। मुझे अपने से 5 या 10 साल या 12 साल बड़ा मैन पसंद है, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं और आपको बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। विंग उसे देखते हुए कहता है, तो तुम्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि फील नहीं होता? सालिन कहता है, इसमें आत्मग्लानि क्यों फील करना? जेंडर जेंडर की वजह से? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि हम लड़कों को पसंद नहीं कर सकते। कहता है, समाज और सोसाइटी? तो सालिन कहता है, सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती है, पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पर हमारी ज़िंदगी तो ऑलमोस्ट 50-60 साल की तो होती है ना। उसमें मान लो हम किसी गैर के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे और खुद को भी, जब हम खुद को सैटिस्फाइड और खुश रख ही नहीं सकते। और वैसे भी हर इंसान को खुश रहने का हक है। मेरी खुशी उसमें है तो उसमें है। वैसे भी मैं अपने सीनियर को पसंद करता हूँ, जो लास्ट ईयर है, जो 12th में है। विंग उसे देख रहा था हाँ करके। जालिन कहता है, चलो तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। इतना बोल विंग को खींचते हुए ले जाता, तो निहिर सिंह कहता है, कहाँ लेके जा रहे हो? जालिन कहता है, बॉयफ्रेंड के पास। निहिर सिंह कहता है, बकवास, अपनी तरह इसको भी बिगाड़ मत दियो, वैसे भी वो लड़के बहुत बदमाश है। तो जालिन कहता है, शट अप, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। निहिर सिंह कहता है, बै 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 बै, ऐसे बोलते हुए सब लड़ते लड़ते आ जाते हैं। विंग सालिन को बॉयफ्रेंड को देखता है, जो कि कार्लोस था। कार्लोस उसे देखते हुए कहता है, हे हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? तो जालिन कहता है, ये कंफ्यूज्ड है। तो कार्लोस उसे देखकर कहता है, फिर वो सब कैंटीन एरिया में आते हैं, जहाँ पे कार्लोस सबके लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है, क्योंकि वो सीनियर था। फिर वो कहता है, किस बात को लेकर? सालिन कहता है, इसे लड़के पसंद है, पर इसे लगता है कि ये आत्मग्लानि है, घृणा है और उसे ऐसे पसंद नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कार्लोस उसे हंसते हुए देखता है और कहता है, ये ज़िंदगी हमारी है, खूबसूरत है, और हमारा फैसला होना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। कोई हमें जज करे, वो उसकी मेंटालिटी है, हमारी नहीं। और किसी और के भरोसे हम अपनी लाइफ एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ है और हमारा हक है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। हाँ, हमें बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन 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 आखिरकार खुश और दुख रहने का अधिकार हमारे पास है। विंग कहता है, मैं समझ गया, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जिसे चाहते हो, अगर वो आपको उस नज़र से ना देखे तो? वो कहता है, फिर तो मुश्किल है, क्योंकि वन साइडेड लव सिर्फ दर्द देता है और इसका कोई इलाज नहीं है। मे बी शायद तुम्हें पूरी लाइफ अकेले रहना पड़ जाए, या फिर उसकी तरह किसी और पार्टनर को ढूंढ कर उसके साथ सेटलमेंट करना पड़े। हम्म ये बोलकर उसे कहता है, चैम्प, डोंट वरी, ओके ना? वैसे भी अभी तुम बहुत लंबा लाइफ जीना है, इंजॉय करो, पढ़ाई करो, उस लायक बनो, ताकि तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करने से कम एक बार तो ज़रूर सोचे। विंग उसके बाद वापस से मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग नी सिंह, कार्लोस और सालिन के साथ मिलकर अपनी आगे की जर्नी के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे उसे उसके लायक, उसे समझने वाला दोस्त उसे जो मिल गया था। वो स्कूल ख़त्म करता है, कॉलेज में आते हैं, सब साथ में रहते हैं, और जो हमारा विंग है वो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। अब इधर लैन वांगजी, जो कि विंग के जाने के बाद उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अचानक से विंग चला क्यों गया, क्योंकि उस दिन के बाद वांगजी को कभी समझ ही नहीं आया
कि विंग उसी दिन घर आया और वो चला गया। हाँ, ऐसा नहीं था कि वांगजी उसे मिस नहीं करता था। वांगजी रोज उस घर से क्रॉस करता और वो सोचता कि शायद अब आ जाएगा वो, अब आ जाएगा वो, अब आ जाएगा वो। लेकिन देखते देखते 6 साल बीत गए और वांगजी धीरे धीरे करके उन सभी चीज़ों को भूल गया था। लेकिन हाँ, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं विंग तो था, क्योंकि आखिरकार बचपन का दोस्त उससे दूर जो चला गया था। वांगजी भी आगे बढ़ गया था अपनी लाइफ में, जहाँ पे सीचन ने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया था क्योंकि उसे बिजनेस बिल्ड करना था। और उसके डैड होटल मैनेजमेंट का तो सारा चीज़ करते ही थे, रेस्टोरेंट वगैरह चलाते ही थे। तो वांगजी ने भी अपने गागा के स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट कर दिया था और साथ में फाइनल ईयर के स्टूडेंट का वो पढ़ाई कर रहा होता है। एज यूजुअल इधर जो हमारा विंग था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि जांग कॉर्पोरेशन थी, उस कंपनी में विंग को जॉब सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। 4 लोगों की इंटरव्यू होती है और विंग भी इंटरव्यू देकर वापस आता है, जिसमें विंग और जाओलिन साथ में थे। नीही सिंह को डर लग रहा था भाई उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन नीही सिंह आर्टी फार्मा में था, दैट्स उसे लग रहा था कि उसका भी हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों का वो लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। तीनों जब इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं तो विंग उसे कहता है चलो हम लोग क्यों ना ड्रिंक करते हैं। तो वो लोग ऐसा बोल करके और कहते ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं और वापस से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तीनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि उसे वापस से वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। विंग अपनी नानी मॉम से कहता है, नानी मॉम मैं घर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया था, उन्हें जॉब लग गया था। लेकिन जहाँ उन्होंने अप्लाई किया था वहीं नहीं लगा था, उनको मेन ब्रांच शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे कांगसिस रेन रहती थी उसी शहर में। विंग का बिल्कुल मन नहीं था वापस अपने घर वापसी का। तो कांगसिस रेन उसे कहती है, लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, तो तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए विंग। विंग कहता है बट नानी माँ। वो कहता है हाँ मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी अकेले नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी चलूंगी शैतान लड़के, चलो तुम्हारी मॉम के साथ हम रहेंगे, ओके ना। इतना बोलकर कांगसिस रेन उस घर को बेच कर सारा सामान सेटल वेटल करके, और उस घर को हालांकि बेचती नहीं, वो विंग के नाम कर देती है और वहाँ पे रूम रेंटर को लगा देती हैं, ठीक है, ताकि वो रहे। फिर जो भी ज़रूरत का सारा सामान था वो सब कुछ लेकर वो लोग आते हैं, नी सिंह और विंग। नी सिंह और विंग दोनों आते क्योंकि नी सिंह की भी जॉब लग गई थी और इस शहर में इसका कोई था नहीं, इसलिए। तो नी सिंह और विंग घर आते हैं, सारा सामान वगैरह उतारते हैं एंड देन एक कमरा जो कि खाली था उस कमरे में नानी को डाला जाता है और विंग और नी सिंह दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। और वो रूम रेंट दे रहा था, अब हालांकि ज़्यादा रूम तो था नहीं, दैट्स वाई वहीं पे रहता है और रूम रेंट वगैरह देता है, खाना पीने का सारा काम कांगसिस रेन खुद करने वाली थी क्योंकि कांगसिस रेन ब्यूटी पार्लर चलाती थी, दैट्स वाई। तो इस तरीके से वो पूरा घर आकर सेटल वेटल करता है। तो वांगजी जब रात के टाइम पे घर वापस आता है तो देखता है कि बाहर ना बहुत बड़ा ऐसे कार है और उसमें से सामान सब उतार उतार के लेके जा रहा है। तो वांगजी भाग कर आते हुए कहता, विंग तुम आ गए हो, जहाँ पे नीही सिंह और विंग ना दोनों सामान उठा के रख रहे होते हैं। अब विंग के साथ नीही सिंह को देखता है तो वांगजी का मुंह बन गया था और आते ही वो नीही सिंह को दूर करते हुए बॉक्स उठाते हुए कहता है, तुम वापस आ गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और वहाँ जाने के बाद तुमने मुझे मैसेज या कॉल क्यों नहीं किया। विंग उसके हाथ से वो बॉक्स लेता है, कहता नहीं है, इसे लेकर अंदर जाओ। वांगजी कहता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, आंटी देखिए इसे, ये मुझे अवॉइड कर रहा है। विंग वांगजी को खींच कर बाहर लेकर आता है, उसे झटकारते हुए बाहर निकालता और कहता है, वांगजी आज के बाद मेरे सामने मत आना। वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता, विंग तुम आ जाओ और आज तुम फिर मुझसे लड़ रहे हो, हम दोस्त थे। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग उसके हैंड को हटाते हुए कहता है, वांगजी वांगजी हम दोस्त थे, है नहीं, और वो बचपन की बात है। तुम्हें नहीं लगता कि हम बड़े हो गए हैं और मैच्योर हो गए हैं और हमें ये दोस्ती जैसी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वांगजी शॉकिंगली कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, हाँ हम बचपन से साथ थे और हम दोस्त थे। विंग कहता है, मेरी चॉइस बदल गई है और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से भागो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अंडे फेंक के मारूंगा। वांगजी उसे देखते हुए कहता, अच्छा मैं भी देखता हूँ कौन से अंडे मारोगे, बतख के, मुर्गी के या फिर शुतुरमुर्ग के अंडे, हाँ कैच करूंगा, ऑमलेट बनाऊंगा और खा जाऊंगा, समझे ना। विंग उसे देखते हुए कहता, निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बार दोनों धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन वांगजी भी ढीठ, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ जाने के बाद तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया। विंग ना चिढ़ते हुए उसे बाहर फेंक देता है, मेन गेट बंद कर देता है और कहता है, जाओ यहाँ से। कार टैक्सी वाला भैया बोलता है, भैया मुझे पैसे दे दो भाई। विंग कहता है, हाय। फिर वो अंदर आते हुए कहता है, नानी मॉम प्लीज़ उन्हें पैसे देकर आओ। तो कांगसिस रेन कमर पे हाथ लेते हुए कहती है, विंग तुम वांगजी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वांगजी से तुमने लड़ाई क्यों करी। विंग कहता, मॉम प्लीज़ अब ये मत शुरू हो जाना कि मैंने वांगजी के साथ लड़ाई क्यों करी, मैं आपका बेटा हूँ या फिर वो आपका बेटा है, हाँ। अरे तब बलका अपने कमरे में चला जाता है। कांगसिस रेन कांगसिस रेन के पास आते हुए कहती है, तुम्हें अपने बेटे को समझने की ज़रूरत है, जैसे तुमने अपने हस्बैंड को समझा था।
कांग्रेस सिस्टर की तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता मॉम। बास सिस्टर कहती है आराम करो, उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, इतना बोल। उसके बाद वो बाहर आकर टैक्सी वाले को पैसे देती है। जहाँ पे वांगजी अंदर आने की कोशिश करता है तो उसकी नानी मम्मी कहती है हे मेरे नाती से दूर रहो, ठीक है ना, तुम उसे बहुत परेशान करते हो, तो वो तुम हो। वांगजी कहता है हाँ मैं हूँ, पर इसका क्या मतलब। उसकी नानी जो थी उसके माथे पे एक फ्लेक्स करते रहे, कहती भागो यहाँ से बदमाश कहीं के, भराया मेरे नवासे को तंग करने वाला। इतना बोल दरवाजा बंद। भाई साहब नानी नाती की जोड़ी बड़ी गजब होने वाली है। विंग चिढ़ा हुआ था अंदर और नीर सिंह कहता है तो क्या ये वही है। नीर सिंह की बात सुनने के बाद विंग उसे घूर कर देखते हुए कहता बकवास बंद करो और अपना काम करो। नीर सिंह कहता ओके ब्रो चल, जब मन करे तब बता देना, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। वैसे वो इतना बोलना हुआ भी नहीं था कि विंग भी लाइक साढ़ा कहता ओके आई एम सैड आप, चलो काम करते हैं। फिर वो सब कुछ करते, फिर रात को नानी और उसकी मम्मा मिलकर खाना बनाती है। वो लोग खा रहे होते तभी डोरबेल बजती है। तो जो हमारा जब कांग्रेस जो वो डोर ओपन करती तो लैनी खड़ी थी, जिसे देखकर कहता है मैंने सुना विंग वापस आ गया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। विंग ग्लूमी सा फेस बनाते हुए आता है एंड देन लैनी को गले लग जाता है, जहाँ पे उसके पीछे वंगजी भी खड़ा था और उसे कर रहा होता है, मतलब ये कि हाँ देखो मैं तो आ गया तुम्हारे घर। विंग ने उसे ऐसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है दफा हो जाओ तुम। अब वो दोनों इशारे में कर रहे थे तभी लैनी कहती कितना पतला हो गया है बाबा, तुम खाना नहीं खाते थे क्या हुआ तुम्हें। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, अगर दिन में बताया होता तो मैं तो बहुत सारी डिश बनाती और घर बुलाती। विंग कहता है नो थैंक्स आंट, पर मैं ठीक हूँ। तो लैनी कहती ऐसे कैसे ठीक हो, कितना पतला दुबला हो गया मेरा बच्चा। फिर वो अंदर आती है तो नीर सिंह को देखते रहे कहती ये कौन है। तो फिर विंग कहता है एक्चुअली में जंग्स कॉर्पोरेशन में मुझे जॉब लगी है ना, तो इसे भी लगी है, ये मेरा दोस्त है नीर सिंह, हम दोनों ने साथ में कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो वंगजी कहता ओ तो इसके साथ पढ़ाई कंप्लीट करी थी। हाँ देखने में थी तो भोंदू सा लग रहा है नीर सिंह, बेचारा पानी पी रहा था, खांसने लगा था, अपने आप को कहता मैं भोंदू लग रहा हूँ क्या। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं थर्ड बिल क्यों बन जाता हूँ पहले। जालिन और कार्लोस, और अब ये दोनों, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने वाला हूँ। हाँ गॉड मुझे बचा लेना, मेरे लिए कोई पार्टनर क्यों नहीं ढूंढते आप लोग। ऐसे वो रो रहा होता है अंदर ही अंदर। फिर कहते अच्छा ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ बाबा, ये खाओ। फिर सब लोग बैठ जाते हैं, लैनी भी बैठी हुई थी, फिर वो जो लाई थी तो परोस देती है सबको। अब बाउसरन को भी वो खाना अच्छा लगता है, लाइनी भी काफ़ी अच्छी थी इसलिए वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन बाउसरन वांगजी को घूर कर देखते हुए कहती है बदमाश लड़के तुम उसे क्या देख रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं बस देख रहा हूँ कि इतने दिनों में इतना लंबा तो हो गया है पर अभी भी वैसा ही पतला दुबला सुखड़ा सा है, इसे खाने वाना नहीं मिलता था क्या नानी माँ। तो बाउसरन डंडा लेकर पीटती है उसको, कहती है मेरे नवासे को पतला दुबला कैसे बोला तुमने, और खाना मैं उसके पसंद का बनाती थी वो भी रोज, उसे दूर रहो, उसे परेशान मत करो वरना तुम्हारे कान मरोड़ के बाहर फेंक दूंगी मैं। तो लैनी और कांग्रेस दोनों कहती मामा मामा प्लीज 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 डांटो मत। तो वांगजी कहता है आंट आपकी मॉम कितनी डेंजरस है। बाउसरन कुछ बोलने वाली थी तो कांग्रेस ने कहती मॉम प्लीज। हर वांगजी कहता है सही में। तो लैनी कहती बिंग बेटा आप यहीं रहोगे ना। तो विंग कहता है जी मैं अब यहीं रहने वाला हूँ क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। तो इतना बोलना हुआ ही था तो कहता तब तो अच्छी बात है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। विंग कहता है हाँ मैं दिखूँ तो ना। वो धीरे से बोलता है तो वांगजी कहता है कहाँ जा रहे हो जो नहीं दिखोगे। हाँ अब वांगजी उसकी पूरी बातें सुन रहा था। विंग कहता है तुम्हें क्यों बताना जरूरी है, तुम बुढ़ा दादा आए हो जो तुमको सब कुछ बता के करूंगा मैं, तुम होते कौन हो मेरे लिए। हाँ और वो दोनों जैसे ही लड़ने वाले होते हैं तो लैनी और कांग्रेस कहते हैं हाँ बस बस बस, फिर से दोनों शुरू हो गए कुत्ते बिल्ली की तरह झपटा मारने वाले। तो फिर वो दोनों कहते हैं हाँ ये तो हमने बहुत मिस किया, पूरे 6 साल हो गए जब तुम दोनों लड़ाई करके आते थे और घर पर आकर तुम दोनों को पनिश करती थी। हाँ खैर कोई बात नहीं, अब तो बच्चे बड़े हो गए ना, ये बोल कर और दोनों वापस से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे बिंग बस सर नीचे करके खा रहा होता है और वो ना वांगजी को जो वांगजी ने मतलब व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जिसका चैन ना खोला हुआ था, एक ही बित्ता चैन था लेकिन वो भी खोला हुआ था, तो उसकी बॉडी ना थोड़ी सी ब्राइट चौड़ी हो गई थी और वो थोड़ा हट्टा कट्टा हैंडसम दिख रहा था। तो विंग ना बस उसको घूर घूर कर देख रहा था। विंग का जो कुछ भी दबा हुआ था ना वापस से सरफेस पे आ रहा था और उसे अजीब सफोकेशन हो रहा था। आधा खाना छोड़ कर ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो बाव से सिरेन कहती बाव बाव नानी। तो विंग कहता है नानी माँ मुझे नींद आ रही है। वांगजी कहता है इतना कम खाएगा तो ऐसा ही रहेगा ना सुखरा कहीं का।
इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग कहता तुम्हारा हुआ नहीं, खा खा के तो मोटे गेंडे हो गए और निकलो इधर से तुम। भंग जी भी लाइक अच्छा तो मैं मोटा गेंडा था, तुम पतला सुखरा लकड़ा बैल और कुछ नहीं। विंग कहता है तुम्हारी तो मैं नाक तोड़ दूंगा। भंग जी कहता पकड़ के तो दिखाओ कौन किसकी नाक तोड़ रहा है। इतना बोलकर वो इधर से भागता है और विंग उधर से उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। और पूरे टेबल पे दोनों ना राउंड राउंड खेल रहे होते हैं, जहाँ पे विंग कह रहा है रुक जाओ मैं तुम्हारे टांगे तोड़ देता हूँ। भंग जी कहता पकड़ के तो दिखाओ, फिर मुझे तोड़ना सुखरा बैल ऐसे बोल रहा था। भंग जी कहता तो विंग उसे बोलता मोटा गेंडा कहीं का, रुको मैं तुम्हें पकड़ता हूँ अभी बताता हूँ। दोनों लड़ रहे होते हैं और लैनी और वो दोनों हंस रहे होते हैं, क्योंकि भाई साहब बचपन की जो खुराफात था वो वापस आ गया था। अनिल सिंह कहता है "हाँ, इन दोनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल होगा, ओ गॉड कैसे होगा ये। फिर वो ऐसे करा रहा होता है, पानी पी रहा होता है, जहाँ पे बॉस सिस्टर कहती है हाँ, जब एहसास होगा तो बहुत खास होगा। ये बोलकर वो खा रही होती है और वो भी हंस रही होती है, जहाँ पे वो दोनों का फाइटा फाइटी अभी भी चल रहा होता है। लेकिन पकड़ में दोनों में से मतलब वांगजी पकड़ में आया ही नहीं था, करते हुए भाग जाता है वो। विंग कहता है बताता हूँ तुम्हें मैं। उसके बाद वो भी सोने के लिए आ गया था। नील सिंह तो पहले मुंडी निकाल कर देखता है और उसे कहता है मैं आ जाऊँ। विंग कहता है हाँ तो आ जाओ ना, अलग से इन्विटेशन दूँ क्या। नील सिंह कहता है डरा क्यों रहे हो विंग, वैसे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते थे क्या। तो वांगजी विंग उसे देखकर कहता है तो नील सिंह कहता है अब समझ में आया तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो और उसे बता क्यों। तो विंग उसे घूरते हुए देखता कहता है तुम कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। नील सिंह कहता है जो सच है वो सच है, तुम नहीं बताओ पर दिख तो रहा है ना। हाँ तुम उसे कैसे चीर हनन वाली नज़रों से देख रहे थे। विंग उसे देखते हुए कहता है तो तुम मुझे नोटिस कर रहे थे। नील सिंह कहता है तो इतनी अच्छी खासी बॉडी देखने के बाद कोई भी नोटिस करेगा ना, तुम जिस तरह से उसे देख रहे थे और खा रहे थे उसके क्लेवेज को। इतना बोलकर नील सिंह जाके पलट जाता है। विंग अपने आप को हाँ करते हुए कहता है नील के बच्चे अगर तुमने मुंह खोला और किसी को भी बताया ना मार डालूंगा तुझे मैं, देख लेना। नील सिंह कहता है हाँ 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 मेरे ऊपर तो सामत आनी है क्या, मैं जाके सबको बता के आऊँ। रहने दो ठीक है, मुझे नहीं बतानी किसी को। इतना बोलकर और वो आराम से सो जाता है। अगले दिन बीइंग सारा पेपर वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद जब बाहर आता है तो बॉस से फ्रेंड कहती बाबू नाश्ता कर लो। कहता विंग को ना 9 बजे ऑफिस जाना था, इसलिए वो लोग 8:30 बजे ही नाश्ता करने के बाद आते हैं। कैब लेना था उन्हें। वो दोनों कैब में बैठे ही थे तभी नील सिंह और विंग कहता है क्यों ना हम कार ले ले। तो कहता है पर मेरे घर में तो एक ही कार लगने वाली है। तो नील सिंह कहता है हाँ तो हम दोनों एक ही कार से चलेंगे ना, मैं भी आधा पैसे देता हूँ और हम ईएमआई पे कार ले लेते हैं। विंग कहता है ठीक है। फिर वो पहला दिन था, ऑफिस आता है और एचआर को वो सारा फाइल सबमिट करता है। नील सिंह भी अपने डिपार्टमेंट चला गया हुआ था। उसके बाद वो काम वाम करता है। फिर उसे जो हमारा जॉलिन है उसका कॉल आता है, क्योंकि उसका भी ट्रांसफ़र होने वाला था इसी शहर, लेकिन जॉलिन कार्लोस को छोड़कर नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया और रिक्वेस्ट की कि उसे इसी ब्रांच में रहने दिया जाए। तो वो लोग मान गए थे, तो जॉलिन वहीं रह गया था और पूछता है कि पहला दिन कैसा है। तो फिर वो नील सिंह और विंग तीनों एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। शाम के टाइम पे विंग और नील सिंह दोनों कार वाला जो शोरूम होता है ऑटोमोबाइल्स का, वहाँ आता है, उन लोगों से कार के बारे में बात करता है और फिर वो लोग एक जीप वॉक्सवैगन कार को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वापस से ईएमआई पे लेने के लिए सब कुछ पेपर वर्क करके और बोल देते हैं कि वो 2 दिन में आके कार लेके जाएंगे। फिर वो घर आ जाते हैं। घर आते आते उन लोगों को 10 बज गया था। अब इधर वांगजी का खाना पीना हो गया था और इधर कांगसेसरन और बाओसेसरन दोनों का भी खाना पीना हो चुका था। तो जो हमारा वांगजी है वो बालकनी में खड़े होकर के विंग के आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे कैब आती है और नील सिंह और वो दोनों बाहर निकल गए थे, जहाँ पे नील सिंह कह रहा था विंग भी वो ब्लैक वाली अच्छी थी ना, नहीं वो वाइट वाली ज़्यादा अच्छी, अरे नहीं वो रेड वाली ज़्यादा अच्छी थी। ये दोनों बोलते बोलते जा रहा था, जहाँ पे वांगजी बस करते हुए से देख रहा था, क्योंकि विंग ने एक बार भी पलट कर उधर नहीं देखा था। वांगजी कहता है ये क्या ब्लैक वाइट कर रहा है मुझे पता करना होगा। और इसके बाद वो वापस से अपने रूम में आते, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत खाना जो था वो दोनों खुद ही गर्म करके खा लेते, सो जाते हैं। अगले दिन भी विंग 9 बजे जाने वाला था, तो वांगजी आते कहता हे हाय। विंग उसे देखते हुए मुंह बनाता कहता और फिर वहाँ से चला जाता है। वांगजी कहता है मैं अपनी कार से छोड़ दूँ, कहाँ जाना है बोलो। विंग उसकी कार को देखता है, जो कि भाई साहब बहुत ही अच्छी थी और फॉर्च्यूनर थी। उसे देखते हुए कहता है अमीर, शो ऑफ करना था इसे कोई सीखे। इतना बोलकर वो मुंह बनाते हुए कहता है नो थैंक्स, मुझे नहीं जाना और तुम्हारी इस फॉर्च्यूनर कार में, क्योंकि ये गंदी जो हो जाएगी। वांगजी कहता है ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपने आप को इस लायक समझते हो। तो विंग कहता है
इस लाइक का क्या मतलब है कि मैं फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता? वंग जी कहता है मैं तो ज़्यादा अमीर हूँ ना, इसलिए मैंने ले लिया, तुम तो लेने वाले हो ना, या क्या पता नहीं भी ले पाओ। उसे ना देखता कहता है मैं ना तुम्हारे मुंह तोड़ देने इतना बोलकर मुक्का मारने वाला होता है। वंग जी उसका हाथ पकड़ता कहता है मैंने बोला ना मैं छोड़ देता हूँ। विंग कहता है अपना ये शो ऑफ अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे इस महंगे से फॉर्च्यूनर में नहीं जाना। इतना बोलकर हाथ खींचता कहता है ब्लडी बास्टर्ड। इतना बोलने के साथ ही वो नी सिंह को कहता है चलो चलते हैं। फिर वो कैब आ गया था उसका, तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं, वो दोनों उसमें बैठकर चले जाते हैं। वंग जी उसे देखते हुए कहता है फिर से भाग गया, कोई बात नहीं नेक्स्ट देखता हूँ। फिर इतना बोलकर वो भी चला जाता है और सीचन के पास, जहाँ पे सीचन ना उसने खुद का 4 BHK का फ्लैट ले लिया हुआ था, तो वो वहीं पे रहता था। पहले तो उसने बाहर से पढ़ाई करी, उसके बाद जब उसने अपना स्टार्टअप खोला तो वो स्टार्टअप घर आना जाना लंबा हो जाता था, दैट्स वाई वो उधर ही रह जाता था। और उसने फिर धीरे धीरे करके फ्लैट भी ले लिया हुआ था। फिर वो आता और वहाँ पे काम कर रहा होता था। सीचन देखता है कि मंगजी ना ऐसे हाथ में पेपर वेट लेकर के उछाल उछाल कर खेल रहा है। तो सीचन आते हुए कहता क्या हुआ? वंग जी कहता है विंग वापस आ गया। सीचन कहता क्या सच में? तो फिर संडे को मैं भी आ रहा हूँ। वंग जी कहता है पर वो मुझे ठीक से बात नहीं कर रहा, वो मुझे अभी भी गुस्सा है क्या? तो सीचन कहते हैं तुमने ऐसा क्या किया था? वंग जी कहता मुझे याद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मैंने बस उसे किसी भी ना किसी बात के लिए परेशान किया था। सीचन उसके माथा को ऐसे टूटते हुए कहता बदमाश कहीं का, तो तुमने उसे परेशान किया क्यों था? तो वंग जी कहता है क्योंकि उसे चिढ़ाना मुझे पसंद है, दैट्स व्हाई मैंने उसे परेशान किया था। अब दोस्तों को नहीं परेशान करूंगा तो थोड़ी ना पड़ोस वाली आंटी को परेशान करूंगा। वैसे पड़ोस वाली आंटी से याद आई वो आपको ढूंढ रही थी। सीचन कहता है बकवास बंद करो और काम करो। वंग जी कहता है हाँ ठीक है। तभी वो आवाज़ लगाता है लाला। लाला आते हुए कहती यस सर। कहता है क्रिस कहाँ है? तो क्रिस भागते दौड़ते गिरते पड़ते आता कहता है मे आई कम इन सर, मैं यहाँ हूँ। बेचारा उसका गॉगल वोगल टेढ़ा उड़ा हो रखा था। वंग जी कहता है दो नमूने मिले हैं मुझे, वो भी इतने अतरंगी से। फिर वो कहता है लाला ये वाला फाइल लेकर जाओ और क्रिस मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो कहता है ठीक है सर। फिर वंग जी हमारा वापस से काम करने लगा था, पर वंग जी के दिमाग में खुचुर पुचुर चल रहा था ये लड़का मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करता। अब वंग जी ने घर से निकलता था तो नॉर्मली शर्ट पैंट पहना रहता था। ऑफिस आते आते वो अपने अटायर को ठीक कर लेता था, ठीक है। तो वो काम करने लगा था। इधर विंग भी अपना काम कर रहा होता है। 2 दिन बाद जब विंग कार लेकर रात को घर आता है, उसकी नानी मॉम और उसकी मॉम बाहर आती कहती बाहु बाहु ये कार। विंग कहता मॉम ये कार मैंने लिया है EMI पे। उसकी नानी मॉम और वो दोनों कार देख रहे थे, खुश हो रहे थे। वंग जी पहले तो गैलरी से जी भर कर देख लेता है कि विंग खुश है, एक्साइटेड है, वो कार लेकर आया हुआ है। 10 मिनट बाद वो नीचे आते हुए कहते हैं ओ कार लिए, वो भी जीप वॉक्सवैगन, वो भी EMI पे। हाँ मुझसे कह दिया होता मैं तुम्हें हैंड टू हैंड दिला देता। विंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है तुम अपना रहीसी ना अपने पास रखो। तभी कहता आंटी देखिए 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 कैसे दांत पीस के मुझ पे गुस्सा कर रहा है। मैं तो बस ऐसा बोल रहा था कि मैं अपने दोस्त के शोरूम से दिला देता, सस्ता पड़ता ना। तो कांगसा सेन कहती हाँ विंग तुमने उसे पूछा क्यों नहीं? विंग भी लाइक मॉम व्हाट द, मुझे जहाँ से लेना था मैंने ले लिया, मैं ऐसे पूछ के लूंगा क्या? वांगजी भी लाइक हाँ ऑफकोर्स तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और तुम क्या ये उठा कर लेकर आए? तुम अच्छा सा कार्ड लेके आते, कोई पोर्स कार्ड लेकर आते। तो विंग कहता है मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं पोर्स कार्ड लेकर जाऊंगा तो कंपनी वाले मुझे पिछवाड़े पे लात मार कर निकाल देंगे। तो वांग जी कहता है अपने मुंह धीरे धीरे बड़बड़ाते हैं हाँ ऑफकोर्स निकाल ही देना चाहिए, तुम्हारे जैसे इंसान को रखेगा ही कौन, चिपको पतला दुबला सुखरा कहीं का। मीन कहता हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, ए बकवास बंद करो ठीक है ना, मैं सुखरा उखरा नहीं हूँ समझे ना। वांग जी कहता ठीक है बॉडी दिखाओ 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 दिखाओ। ऐसे दोनों दोनों चेस्ट से चेस्ट मिलाकर ऐसे बोल रहे दिखाओ दिखाओ मैं भी देखूँ। नीचे कहता है आ हो हौला हौला विंग विंग। हाँ कार में ड्राइव आई मीन की नानी को और आंटी को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलते हैं ना। बेचारा डरते डरते बोल रहा था कि वांग जी उसको घूर कर देख रहा था। विंग कहता भरा है हटो रास्ते से, उसको धक्का देकर हटाता है। फिर उसमें गांगसे सेन और बाउजर बैठता है। फिर नीही सिंह आगे बढ़ जाता है इसे पैसेंजर वाले सीट पे। वांग जी के भाई जली वो डोर ओपन करते कहता निकलो मैं भी चेक करने वाला हूँ और पीछे जाओ। इतना बोलकर उसको निकाल देता है। नीही सिंह भी लाइक कबाब में हड्डी मेरे को ही बनाना होता है इन लोगों को। और वांग जी बैठ जाता है। तो विंग चिढ़ते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है हाँ सुबह मैंने तुम्हें अपनी कार में ऑफर तो किया था आने के लिए, परसों याद है ना? अब मैं टेस्ट ड्राइव पे जा ही रहे हो तो मैं भी लेना चाहता हूँ। हेलो मॉम। तो जो लैनी और चिंगोजन वो भी निकल के आ गए हुए थे। तो कांग से कहती है मॉम से क्यों पूछ रहे हो बेटा, आराम से बैठो सीट बेल्ट लगा लोगे ना और विंग ड्राइव करो। विंग कहता मॉम। कांग से कहती चलाओ चलाओ कार चलाओ, हमें जानना है कैसा चलता है, चलो ना।
विंग दांत पीसते हुए वांगजी को घूर कर देखता है एंड देन वहां से ड्राइव करना स्टार्ट करता है। वांगजी ना देख रहा था कि विंग स्मूथ कार चला रहा है, अच्छा चला रहा था, ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा था या डर के चला रहा है या फिर घबरा रहा है, कुछ नहीं, अच्छा चला रहा था। लेकिन वांगजी कहता है अरे 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 फोर्थ गियर क्यों लगा रहे हो, अरे अरे थर्ड में क्यों चाप, अरे अरे टर्न, अरे राइट, अरे पीछे देखो, अरे ठोक दिया। विंग चिढ़ते हुए कार रोकता है, कहता है नहीं तुम चला लो, नहीं इधर आओ आओ आओ, तुम आओ और तुम चला लो। तो वांगजी कहता है मैं तो बस बता रहा था, मैं तो तुम्हें परफेक्ट ड्राइवर बना रहा हूँ ना। विंग उसे घूरते हुए कहता है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो दोनों फिर कार में शुरू हो गए थे, जहाँ पे कांग्रेस कहते विंग घर वापस जाना है बेटा, चलो ना। और वांगजी हो गया बेटा, छोड़ो छोड़ो बाबा। विंग भी लाइक मॉम कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और इतना बोलकर कार ड्राइव वो वापस मोड़ लेता है, जहाँ पे बासिस्टन कांग्रेस का शकल देख रही होती है और वो पैसे पूरा मुंह लटकाई हुई थी। वांगजी भी कांग्रेस का शकल देख रहा था, तो वांगजी ने ऐसे विंग पर चिल्लाते हुए कहता है तुम आंटी को ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाँ आंटी हर्ट हुई हैं। विंग ना बहुत फास्ट कार चलाकर आता है और वो सीधा अंदर लगा देता है, कार का गेट फटक से बंद करते हुए कहता है तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बीच में कूदने की जरूरत नहीं है, समझे तुम, दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलकर नानी के पास आते हुए कहता नानी अंदर रहिए और मॉम आप प्लीज वांगजी की साइड लेना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। इतना बोल वो मॉम को और वांगजी को कार में छोड़कर चली जाती हैं नानी को लेकर के। वांगजी फटाक से बाहर आते हुए कांग्रेस को संभालते हुए कहता आंटी आप ठीक है ना। कांग्रेस बाहर आते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बाबा, कुछ नहीं हुआ है, और विंग की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वांगजी कहता है आंटी आपको ना उसके लिए माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं ना कितना गुस्से वाला है। हाँ कांग्रेस कहती है अच्छा बाबा आप घर जाओ। इतना बोल कांग्रेस वांगजी को ना घर भेज देती है। विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो ऐसे सीधे नानी को हॉल में बिठाते हुए कहता नानी आप रूम में जाना चाहेंगी। बासिस्टन कहती है विंग तुम्हें मॉम से ठीक से बात करनी चाहिए, ओके ना। विंग कहता है मॉम ना नानी माँ आप आपने देखा ना लाल वांगजी मुझसे कैसे बात करता है, और दूसरी बात ये कि मॉम हमेशा उसकी साइड लेती है, मॉम को भी समझना चाहिए कि मैं उनका बच्चा हूँ। उन्हें नहीं लगता कि मेरे पास डैड नहीं है, मैंने कभी भी आज तक मॉम से ये नहीं पूछा कि डैड कहाँ है, उन्होंने हमें क्यों छोड़ा या मॉम ने डैड को क्यों छोड़ा, वो सेपरेट क्यों है, मेरा फ्यूचर ऐसा क्यों है। लेकिन लेकिन वो वांगजी नानी मॉम सच कहूँ ना तो यहाँ से भी मुझे ना भाग जाने का मन करता है। इतना बोल विंग अपने रूम में चला जाता है। जब कांग्रेस ने ये बात सुनती है, क्योंकि वो भी अंदर आ चुकी थी, वो शौक होते हुए विंग बोलती है उससे पहले विंग चला गया था। बासिस्टन आते हुए कहती है कांगते तुम्हें अपने बेटे को समझना चाहिए, वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से। आई थिंक थे तुम अगर उसे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। इतना बोल बासिस्टन चली जाती है, तो विंग कांग्रेस देखते हुए कहती उसे क्या हुआ है, वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। और ये बोलते हुए वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन विंग जो कि गुस्से में जा चुका था। नीही सिंह उसके पास आते हुए कहता है विंग तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। विंग झल्लाते हुए कहता है मैं अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं था तब तक मैंने अपने आप को बहुत संभाला था नीही सिंह, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो हर बार आर्ग्यू शुरू कर देता है और एंड मुझ पे आके ख़त्म होता है। हमारी कभी भी अच्छे से बात नहीं हो रही है, जब भी बात होती है मुझे बस गुस्सा आता है, नफरत सी होती है, इरिटेट होता हूँ और चिल्लाने का मन करता है, क्या करूँ मैं। तो नी सिंह कहता है ओके कोई नहीं, हम कल ना उसे अवॉइड करने वाले हैं, ओके। विंग तुम आराम करो, रिलैक्स्ड। नी सिंह जैसे तैसे करके उसे थोड़ा रिलैक्स करते हुए वॉशरूम सीन कर देता है, जहाँ पे विंग सावर के नीचे खड़ा था और वो बस सोच रहा था वाई वांगजी वाई, मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं। मुझे तुम्हें ना कोर हार्ट से नफरत हो रही है। ये बोलते हुए वो सावा लेता है। इधर वांगजी जो कि बस उसके घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि कांग्रेस के जाने के बाद वांगजी अपने घर के अंदर आ चुका था, बरामदे से खड़ा होकर वो देख रहा था, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो विंग के रूम के लाइट की ओर देखना चाह रहा था, लेकिन वो दिख ही नहीं पा रहा था क्योंकि पर्दे वगैरह लगे हुए थे। वांगजी सोचता है कि कल उससे वो बात करेगा, आखिरकार वो ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। इतना बोलकर वांगजी भी सोने चला जाता है। अब कल जो कि विंग को ऑफिस 9 बजे जाना होता है, इसलिए उसे पता है कि 9 बजे वांगजी भी आता है। नीही सिंह और विंग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और 8 बजे ही वहां से निकल जाते हैं। तो कांग्से कहती है
विंग बाबा अब 8 बजे, पर विंग अपनी मॉम से भी ठीक से बात नहीं करता और वहाँ से वो निकल जाता है। विंग कहता है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नहीं सिंह, अ, तुम ऑफ़िस से घर चले आना, मुझे कुछ और काम है और मैं अपार्टमेंट ढूँढने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं अलग रह सकूँ। इतना बोलना हुआ ही था, तो हनी सिंह कहता है, हम दोनों रहने वाले हैं क्या? विंग कहता है, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अकेले शांति से रहना चाहता हूँ। नहीं सिंह, बुरा मत मानना। नहीं सिंह कहता है, आई नो डूड, प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो चलो क्यों ना हम दोनों ही ढूँढ लेते हैं। तो विंग कहता है, ओके ठीक है। इतना बोलकर वो लोग 8 बजे ही ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। पहले कुछ वेंडर से बात करते हैं, तो वो लोग उसे शाम का टाइम देते हैं। फिर विंग और वो दोनों अपनी कार लेके आए हुए थे, क्योंकि दोनों कार सेम ही थी, मतलब दोनों की एक ही कार थी, दैट्स व्हाई। तो वो लोग वहाँ आ जाते हैं एंड देन ऑफिस में अपना काम करने लगे थे। अभी दरवांग जी 9 बजे आकर बाहर ऐसे वेट कर रहा होता है कार में कि अब निकलेगा, अब निकलेगा। लेकिन जब वो देखता है तो विंग नहीं आ रहा। वो बाहर आकर ऐसे झाँक कर देखता है, तब कार नहीं थी। वांग जी कहता है, वो चला गया क्या? ओह! लगता है शायद वो मुझसे नाराज़ हो गया है। कोई बात नहीं, पर जब वो आएगा तब मैं उससे बात कर लूँगा। इतना बोल वांग जी ना वो भी अपने काम पे चला गया था। आज वांग जी का मूड बहुत ख़राब था। वो लायला और किस के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था, वो ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था और बार-बार वांगजी की बातों को ही सोच रहा था। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा अपनी-अपनी गमों में डूबी हुई थी और वो बस जैसे-तैसे काम का निपटारा कर रहे थे। शुक्रवार का दिन था, शनिवार, और उसके बाद संडे का सुबह तक विंग ना वांगजी को पूरा अवॉइड करता है और उसके सामने ही नहीं आता है। वांगजी कई बार उसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन विंग सीधे गायब था उसके सामने से। और विंग और निहिल सिंह ने जाकर अपार्टमेंट ढूँढा था, पर उसे पसंद ही नहीं आया था, तो वो अभी भी सर्च कर रहा होता है। वीकेंड सीजन घर आए हुए थे, जिस वजह से लैनी और जो चंगो थे वो खाना बना रही होती है, और उसने विंग, विंग की मॉम, उसके बाद बॉसेस, इन सबको इनवाइट किया था खाने पे। वांग जी बहुत अच्छे से ना ऐसे लंच ना ऐसे प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था विंग आएगा तो फिर वो उसके साथ बात कर लेगा। लेकिन बॉसेस और कांग्रेस ही खाने के लिए आते हैं। विंग और नी सिंह वापस से अपार्टमेंट ढूंढना था उन दोनों को, तो मॉम को बोल के वो चला जाता है। मॉम से भी विंग ठीक से बात नहीं कर रहा था, बस उन दोनों को देखते हुए वांग जी कहता, आंट विंग कहाँ है? तो जो कांग्रेस थी वो कहती है, उसे कुछ ज़रूरी काम था, दैट्स व्हाई वो निहि सिंह के साथ बाहर गया है। तो वंजी कहता है, संडे को कौन-सा काम होता है आंट? अब वो कहाँ गया है? मैं उसे बुला कर लाता हूँ। तो कांग्रेस कहती है, अरे वो यहाँ नहीं है। एक्चुअली में वो किसी काम से बाहर चला गया है, इसलिए आप रहने दो बाबा, बैठो। वांग जी और ये सब लोग खा रहा होता है, लेकिन वांग जी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि मे बी संडे है तो शायद आज वो उसे देखेगा। वांग जी खाना-वाना खा लेने के बाद अपने रूम में आ जाता है और विंडो के पास खड़ा होकर के विंग के आने का वेट कर रहा था। 1 घंटा बीत गया था, दूसरा घंटा स्टार्ट हो चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन विंग उस दिन शाम को 7 बजे के आस-पास घर आता है। वांग जी गैलरी में ही बैठकर काम कर रहा था। बीच में उसने नैप भी ले लिया था, कॉफ़ी भी ले लिया था, स्नैक्स भी बोल दिया हुआ था, लेकिन अभी तक विंग नहीं आया था। 7 बजे जैसे उसकी कार गली से ऐसे इन करते हुए अंदर जाती है, विंग भागते हुए नीचे आता है। विंग और निहि सिंह दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वांग जी अंदर आते हुए कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। विंग उसे देखता हुए कहता है, आ गया मुसीबत, और ऐसे गेट फट से बंद करते हुए अंदर जाने लगता है। वांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी है कि तुम ऐसे भागे-भागे आए हो? बोलो। वांग जी कहता है, यहाँ नहीं, बाहर चलो। नी सिंह खड़ा था, दैट्स व्हाई। तो विंग कहता है, इसके सामने में भी बोल सकते हो ना, ऐसी कौन-सी प्राइवेट वाली बातें हैं? तो वांग जी कहता है, मैंने कहा ना चलो, इतना बोल। वांग जी विंग को खींचे-खींचे रोड पर ले आता है, थोड़ा-सा बाहर के साइड एरिया में, जहाँ पे नी सिंह ऐसे झाँक कर देख रहा था। लेकिन विंग उसे कहता है, अब बोलो क्या बात है, और मेरा हाथ छोड़ो, ये बोलकर हाथ निकाल लेता है। वांग जी उसे कहता है, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, हाँ? विंग उसकी बात सुनते कहता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं तुम्हें क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, और तुम बस ये कहने के लिए मुझे यहाँ खींच के लाए हो? वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम 2-3 दिनों से मुझे अवॉइड कर रहे थे, तो मुझे बुरा लग रहा था। तुम्हें याद है बचपन में हम साथ में रहा करते थे और खेला करते थे? वांग जी कहता है, बचपन की तो बात ही मत करो, क्योंकि मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता। सच कहूँ वांग जी, तो मैं सोचता हूँ कि कभी काश हम मिले ही नहीं होते, कभी हमारा एक दूसरे के साथ सामना हुआ ही नहीं होता, और कभी हम पड़ोसी भी नहीं होते।
तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास डैड है, मॉम है, और अपनी डैड मॉम के पैसों पे तुम ऐश करते हुए आए हो। तुमने कहा था ना कि तुम अमीर हो, लेकिन मेरे ना ही डैड हैं, और ना ही मेरी मॉम मुझे समझती है, इसलिए मैं तुम सबसे नफ़रत करता हूँ। इतना बोल विंग जब जाने लगता है तो वांग जी कहता है, ऐसी क्या बात है जो तुम हम सबसे नफ़रत करते हो? एंड एक्चुअली में वी आर फ्रेंड ना। विंग अपने हाथ झटकाते हुए कहता है, वी आर फ्रेंड्स? सीरियसली? तुम्हें लगता है वी आर फ्रेंड्स ना? हाँ। वांग जी, ये बात तो तुम्हें बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा ही लगते हो। अच्छे, इतना बोल विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वापस से उसके पीछे जाता है, उसको रगेदते हुए कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ऐसी क्या बात है जिसे तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आखिरकार तुम मुझे बताओगे ना? विंग झल्लाते हुए अपना हाथ खींचते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती वांग जी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे सामने नहीं आना, तुम क्यों चले आते हो? जाओ यहाँ से। इतना बोल कर विंग वांग जी को धक्का दे देता है, जिससे कि वांग जी ना नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है। जैसे ही हाथ में चोट लगता है, विंग उसे देखता है, क्योंकि वांग जी ना ऐसे चिल्ला पड़ा था। विंग का तो मन नहीं कर रहा था कि उसके पास जाए या कुछ भी। उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, जब तक सब लोग बाहर आ गए थे। इधर से वांग जी की मॉम भी आ गई हुई थी, और इधर से सब आते कहते, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी नीचे था। विंग गुस्से में ना दांत पीसे खड़ा था। वांग जी खड़ा होते बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे वो जब हाथ उठाता है तो उसके हाथ ना ऐसे मुड़ गए थे, और वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था। जल्दी जल्दी से लैनी कहती, वांग जी सी चैन, चंगो जून बाहर आओ। वो दोनों बाहर आते हैं तो वांग जी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पे वो कांगसेस है। विंग को देखते हुए कहती है, ये क्या है विंग? क्यों? क्यों आखिरकार तुम वांग जी के साथ लड़ाई करते हो? हाँ, बोलो। विंग कहता है, मॉम बस करिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। विंग कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं हॉस्पिटल जाऊँ। इतना बोल विंग वहाँ से अंदर चला जाता है। सब लोग बस देख रहे होते हैं। 1 घंटे बाद वो बैंडेज वगैरह करके घर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के रूम की तरफ देख रहा था, लेकिन रूम का लाइट्स ऑफ था। वांग जी कहता है, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जिसे तुम मुझसे नफरत करते हो विंग? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहता हूँ, लेकिन बस हमारी लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई का अंत नहीं है क्या? काश कोई चमत्कार हो जाए। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में आकर सो जाता है। विंग, जो कि अब वांग जी को देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो रोज 8 बजे ही ऑफिस चला जाता था। वांग जी हर दिन 9 बजे उसका वेट करता था। सीजन वांग जी की वजह से घर पे ही रुक जाता है, क्योंकि उस हालत में वो ड्राइव नहीं कर सकता था। इसलिए सीजन वांग जी को लेकर ऑफिस जाने लगा था, लेकिन वांग जी रोज क्रॉस करते वक्त विंग के घर की तरफ देखता था कि शायद वो उसे देख ले। लेकिन ये बेचैनी ना वांग जी को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। एज यूजुअली 7-8 दिन हो गए थे। वांग जी अपना हैंड्स लिए हुए ऐसे रोड पे ना टहल रहा होता है, क्योंकि वो चाहता था कि विंग जब आएगा तो वो उससे बात करेगा। तो उसकी मॉम उसे बोलती है, बाबू आप अंदर आ जाओ, आपको चोट लग जाएगी। तो वांग जी कहता है, मॉम मैं विंग का वेट कर रहा हूँ, आप जाओ ना। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, जल्दी आ जाना, और इस बार झगड़ा मत करना, ओके ना? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं नहीं करूँगा। विंग की कार जैसे ही आती है, वांग जी वहाँ खड़ा था। विंग उस कार को लेकर अंदर आ जाता है। वांग जी भी गेट के पास आके खड़ा था, जहाँ पे विंग बस उसे एक कोल लुक देते हुए अंदर जाने लगा था। वांग जी आवाज़ लगाते हुए कहता, विंग। विंग उसे देखता है। हालाँकि विंग उससे बात नहीं करना चाहता था। उसके पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी खुश हो जाता है और कहता है, "आ, कोई बात नहीं।" विंग कहता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? वांग जी कहता है, ठीक ठीक है। तो विंग ना उसके हाथ को पकड़कर देखता है और कहता है, दर्द बहुत हो रहा है क्या? वांग जी कहता है, थोड़ा थोड़ा। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन मैं उस दिन तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था वांग जी, पर एक बात कहूँ, हमारे रास्ते अलग हैं। हम बचपन में दोस्त थे, बस बचपन गया, बात गई, दोस्ती ख़त्म हुआ सब कुछ। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, और तुम ये बात जानते हो, इसलिए हमें अलग रहना चाहिए। तुम क्यों आ जाते हो रोज़ मेरे सामने में? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ वांग जी, आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। और हाँ, इस हाथ के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं इसका बोझ लेकर नहीं जी सकता। इतना बोल विंग जब जाने लगता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, अभी मैंने बोला वो। वांग जी कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है विंग।
इतना बोल उसे खींच कर और बाहर लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी कहता है, मुझे मुझे गार्डन में जाना है। विंग वांगजी को लेकर गार्डन में आकर झूले पे बैठ गया था। दोनों बस 5-10 मिनट तक ऐसे साइलेंट रहते हैं। विंग कहता है, कुछ कहना नहीं है। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, लेकिन लेकिन क्या हम दोबारा दोस्त? विंग खड़ा होते कहता है, दोस्त? ऐसा बात क्यों बोल रहे हो वांगजी? दोस्ती का मतलब जानते हो? हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए ना। क्यों? और इतना बोल विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी को अभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, आखिरकार इसे क्या हुआ है और ये क्यों मुझसे इतना नफरत करता है? फिर वो वहाँ पे बैठा हुआ था, बचपन की बहुत सारी बातें याद कर रहा था, जहाँ पे उसे जैसे ही याद आता है कि एक बार बचपन में विंग ने कहा था कि उसे लड़के पसंद है और दो लड़के एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते। जैसे ही वांगजी को याद आता है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है। विंग अभी तक घर नहीं पहुंचा था। वो रास्ते में धीरे धीरे रोते रोते आ रहा होता है। वांगजी भागते हुए उसके पास आता है, बैग से हक कर लेता है रोड पे ही और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग पहले तो सन्न हो गया था एंड देन दोबारा से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो वांगजी? वांगजी कहता है, मुझे याद आ गया, मैंने बचपन में तुम्हें स्कूल में जो कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है, क्या तुम उस बात से नाराज हो? उस वक्त मैं बच्चा था। विंग कहता है, हो बच्चा थे? हाँ, हम दोनों ही बच्चे थे। तुम्हारी बातें तुमने मस्ती में कहा, मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त मुझे किस नज़र से देखते थे तुम्हें पता है वांगजी? उन्हें लगता था जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। वो मुझे घृणा भरी नज़रों से देखते थे, जैसे कि वो मुझे अपने पास देखना ही नहीं चाहते। मेरे दोस्त मुझसे ऐसे कटे-कटे रहने लगे थे। ह और जब तुमने कहा कि ये सब बकवास है, मे बी शायद तुम्हारे लिए बकवास हो सकता है क्योंकि तुम्हें लड़कियाँ बड़े-बड़े बोब्स वाली पसंद आती हैं, पर मुझे लड़के लड़के पसंद आते हैं और मैं उन्हें देख के अट्रैक्टेड फ़ील करता हूँ। और तुम्हारी दोस्ती की वज़ह से मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं ख़त्म कर सकता वांगजी। मुझे जो पसंद है वो पसंद है, दैट्स इट। इसलिए हमें एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी कट्टर वाली सोच मैं अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी एक गे हूँ और मुझे हाँ, लड़के पसंद आते हैं, ना कि लड़कियाँ। इसलिए मुझसे दोस्ती मत करो। तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना बोल विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी सन्न खरा था, जैसे मानो किसी ने उसे कस के थप्पड़ मार दिया हो। वांगजी आवाज़ लगाते हुए कहता, विंग, लेकिन विंग जा चुका था। वांगजी अनमने मन से घर आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे कहती है, क्या हुआ बाबा? लेकिन वांगजी कहता है, मॉम मुझसे गलती हो गई। तो लैनी कहती है, तो उसे सॉरी बोल दो और माफ़ी मांग लो। लेकिन वांगजी कहता है, पर मॉम अब देर हो गई है और वो मुझसे माफ़ नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? इतना बोलकर लैनी कहती है, कल सुबह तुम मुझसे ठीक से बात कर लेना, ओके ना? तो वो कहता ठीक है। फिर वो सोने आ जाता है। विंग आकर के रो रहा होता है क्योंकि वो एक तो यहाँ रहना नहीं चाहता था, दूसरा आज उसने वापस से ऐसी बात बोली है जो वो बोलना नहीं चाहता था वांगजी को। वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसने ये तो कह दिया कि उसे लड़के पसंद है, पर विंग आज भी नहीं कह पाया कि उसे वांगजी पसंद है। वो वांगजी के लिए पागल हो रहा है। वो वांगजी को देखते ही उसके दिमाग में एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट होती है, जहाँ पे वांगजी उसे चाहता है, वांगजी उसका ख्याल रखता है, वांगजी के साथ वो सपने देखता है, वांगजी के साथ रहने के बारे में सोचता है और वांगजी को साथ सोना चाहता है। पर रियल दुनिया में दोनों की सोच अलग है, दोनों पर्सनालिटी अलग है। विंग रोते-रोते वापस से सो जाता है और सुबह उठते ही पूरा एकदम स्वलन वाले फेस के साथ उठता है, जहाँ पे वो वॉशरूम में सुबकते हुए कहता है, वांगजी क्या मैं कभी तुम्हें कह पाऊँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? जब तक मैं यहाँ नहीं था, मेरी फीलिंग मेरे अंदर थी, लेकिन अब जब तुम मेरी आँखों के सामने हो, रोज़ मुझे परेशान करने आते हो, मैं अपनी फीलिंग को कैसे छुपाऊँ? कैसे हटाऊँ? इस दर्द का क्या करूँ मैं? मुझे समझ नहीं आता। ये बोल वो वापस से रोते-रोते ब्रश करता है, रोते-रोते नहाता है, रेडी होकर के बाहर आता है तो नीचे से मुझसे कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं। वो 8 बजे ही वापस से निकल जाता है बाहर। वो जैसे ही निकलता है, मोहन जी की कार बाहर थी, जहाँ पे
तो वो ना जो विंग नीसंग था वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वांगजी भी उसके पीछे आ जाता है और वांगजी और विंग एक दूसरे का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो विंग था वो आईटी हब के पास आ चुका था और वांगजी उससे बात करना चाहता था। दैट्स व्हाई उसने अपनी कार की स्पीड इंक्रीज कर दी थी। वांगजी और विंग दोनों की कार एक समांतर चल रही होती हैं। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो दांत पीसते हुए कहता है, ये मेरे पास क्या करने आ रहा है। हाँ, अविंग जो कि वांगजी की तरफ देखते हुए इस बात को सोच रहा होता है। उसने सामने देखा ही नहीं कि सामने से एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक बच्चा है वो क्रॉस करते हुए आ रहा है और विंग की कार उसे ठक जाती है। जैसे वो टक्कर लगती है, वांगजी जब तक अपनी कार को ब्रेक लगाता लगाता तब तक वांगजी की कार विंग की कार से टक्कर लग चुकी थी। विंग के सर में चोट आ गई थी और वो बूढ़ा आदमी वहां पे ऐसे जख्मी हुआ पड़ा था और बच्चे को भी चोट आई थी। वांगजी जल्दी से पहले बाहर आता है, विंग को देखता है, रोड पर देखता है, वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, तीनों बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है। विंग और वो बच्चा और वो बूढ़ा आदमी सब लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हुए वांगजी से कहता है कि वो आपको बुला रहे हैं। वांगजी उस बूढ़े आदमी के पास भागकर जाता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी मरनासन हालत में था और कहता है, मेरे बच्चे बच्चे का ख्याल रखना, इसका कोई कोई नहीं है। ये बोलने के साथ ही वो इंसान मर जाता है क्योंकि वो बच्चा उसकी बेटी का था और उसकी बेटी जो वो बच्चा था वो नाजायज़ बच्चा था। मतलब कि ऐसे रैंडमली होता है ना कि क्लब वगैरह जाते हैं तो सो जाते हैं एंड देन वो नेट स्टैंड के बाद बेबी होता, तो वो लड़की उस बच्चे को जन्म देते ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो फादर था उसने उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था और आज वो जो उसके दादाजी नाना जी जो थे वो भी डेथ कर चुके थे। भंग जी उस बच्चे के पास आता है जिसके सर में चोट लगी थी एंड देन वो अभी भी बेहोश हुआ पड़ा था। फिर वो विंग को देखने आता है जहाँ पे विंग को होश आ गया हुआ था। विंग वांगजी को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। हाँ, पर वांगजी बहुत शांत था। विंग कहता है, बोलोगे तुम मेरे पीछे क्यों आए थे, रात को हमारी बात खत्म हो गई थी ना। वांगजी आखिरकार तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं दे रहे हो। वांगजी तुम मुझे आखिरकार चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्यों। इतनी बार मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, पर क्यों। वांग जैसे कहता है, विंग हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं क्या। विंग कहता है, नहीं, कोई चांस नहीं है और मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारा दोस्त, बात खत्म करो ना। इतना बोल वो वापस से मुंह घुमा लेता है। तभी डॉक्टर आते हुए विंग से कहते हैं, उस बच्चे के पास आप में दोनों में से कौन जाना चाहेंगे। उसके बाद वो दोनों कहते हैं, बच्चा। विंग कहता है, बच्चा। फिर विंग कहता है, बच्चा का क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, तुम्हें देखना चाहिए। फिर विंग और वांग जी उठ के उस रूम में आते हैं जहाँ पे विंग चेयर पे बैठा हुआ था और वांग जी उसे लेके आता है जहाँ पे वो देखता है कि बच्चे के सर में चोट लगी है, उसके बैंडेज वगैरह लगा हुआ है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स लाकर देते हुए कहता है, इस बच्चे के सर पे काफ़ी चोट आई है और मे भी शायद बच्चा ना अपनी पुरानी यादों को भूल चुका है या शायद वो किसी को पहचाने ही ना। तो इस बच्चे की कस्टडी कौन लेगा या हम पुलिस कंप्लेन करें। तो वांग जी कहता, नहीं, इस बच्चे की कस्टडी हम लेते हैं। इतना बोल वांग जी विंग उस बच्चे को ले लेता है एंड देन वहाँ से वो बाहर आ जाता है। वांग जी कहता है, अब हम इसका क्या करें, इसे घर लेके चले क्या। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, दो, वैसे भी मैंने अपने लिए अपार्टमेंट लिया है तो ये मेरे साथ रह लेगा और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि ये मेरी कार से टक्कर लगी थी। इतना बोल उस छोटे से बच्चे को लेकर के और वो अपनी कार में आ जाता है। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, विंग तुम्हारी कार खराब हो चुकी है, हम इसे गैरेज भेज देते तो मेरी कार में बैठ जाओ। विंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है वांग जी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, तुम इस बच्चे को अकेले कस्टडी नहीं ले सकते हो, मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो हम दोनों इसको हैंडल कर लेंगे, इसलिए दो। इतना बोल उस बच्चे को वो गोद में लेता है। फिर वो कार मैकेनिक वाले को कॉल करता है। विंग की कार को टो करके ले जाया जाता है। फिर विंग वांगजी की कार में ऑप्शन नहीं था तो बैठ जाता है। उसके बाद वो छोटे बच्चे को लेकर के उसी अपार्टमेंट में आता है जहाँ पे विंग ने अपने लिए खरीदा हुआ था। वो अपार्टमेंट ठीक ठाक था, अच्छा था, स्टैंडर्ड था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, तो तुम यहाँ शिफ्ट हो रहे हो। विंग कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये, थैंक यू सो मच, लेकिन आज के बाद यहाँ मत आना। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात तो सुनो। वांग जी जब वो बोलता है तो विंग कहता है, मुझे नहीं सुनना। वांग जी कहता है, तुम्हें चोट लगी है और इसे भी, कोई एक तो होना चाहिए ना जो तुम दोनों को टेक केयर कर सके। विंग कहता है, मैं नीहेजन को बुला लूंगा या फिर किसी और को, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, हर बार अपनी क्यों चलाते रहते हो। हाँ, मुंह बंद करो और जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं चला जाऊंगा, बकवास बंद करो विंग, समझे ना।
इतना बोल उस छोटे बेबी को बेडरूम में ले आकर लिटा देता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है बस एक आह और कुछ नहीं। उसके बाद विंग भी जाके लेट जाता है। वांगजी उसके लिए वॉन्टन सूप बनाता है और फिर उन दोनों उसके पास लेकर आता है। जब वो विंग आधा सूप पी रहा होता है तो बेबी को होश आता है। बेबी उन दोनों को देखते हुए कहता है डैड। विंग और वांगजी दोनों सॉक्ड। फिर वो कहता है पापा। कहता है डैड। वो आप मेरे डैड ही हो ना? वांगजी उसे देखते हुए कहता है पापा आपको आपका नाम याद है? कहता है मेरा नाम मुझे नहीं याद है डैड, मेरा नाम क्या है? विंग और वांगजी उन दोनों को देखते हुए अलग-अलग नाम बोलता है। फिर विंग कहता है वो फिर वांगजी कहता है युवान, लैनिवान, आपका नाम है बॉबो और हाँ, मैं आपका डैड हूँ और ये आपकी मम्मा हैं। तो कहता है मम्मा पर मैं तो वांगजी कहता है हमने आपको अडॉप्ट किया है, आप खुश नहीं हो हमारे साथ? तो युवान कहता है पर मुझे चोट कैसे लगी? वांगजी उसे गोद में लेते हुए कहता है आप गार्डन में गिर गए थे इसीलिए। युवान कहता है ओह! पर मुझे कुछ याद नहीं है डैड। तो कहता कोई बात नहीं, मम्मा आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखो मम्मा को भी लग गई है ना? अब इनके बालों को हटाकर दिखाता है जहाँ पे विंग के सर में भी लगा हुआ था। तो युवान कहता है मम्मा आपको चोट लग गई? विंग बस वांगजी को घूर कर देख रहा था मानो उसका मुंह ना तोड़ देना था उसको। एंड देन कहता है उसके बाद जो हमारा वांगजी था वो उन दोनों को लिटा देता है एंड देन वापस से विंग से कहता है मैं घर जा रहा हूँ, मैं रात को आ जाऊँगा तुम दोनों को देखने के लिए। तो विंग कहता है वाह! तो हम घर वालों से क्या बोलेंगे? ये कि ये बच्चा हमारा है और हम घर से क्यों आ रहे हैं? तो वांगजी कहता है हाँ मैं बोल दूंगा, मुझे जो बोलना होगा मैं बोल ही दूंगा। इतना बोलकर वांगजी वहां से चला जाता है। विंग को भी अपने घर से सामान वगैरह लाना था इसलिए वो युवान को लिटा देता है। युवान सोया हुआ था। वांगजी विंग उसे कह देता है कि पापा मैं वो काम से जा रहा हूँ और मैं शाम तक आ जाऊंगा, जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा आप मत खोलना किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी मैंने कहा किसी के लिए नहीं। युवान को डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो विंग की बात सुन लेता है। विंग घर आता है तो उसकी मॉम उसे देखते ही थोड़ा सा परेशान हो जाती है। देन कहती क्या हुआ? विंग कहता मॉम मुझे यहाँ नहीं रहना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने अपार्टमेंट लिया है। तो कांग्रेस कहती है पर विंग कहता मॉम प्लीज़। वांगजी हर बार मुझसे आर्ग्यू करने आ जाता है और बाकी सब मैं नहीं चाहता कि मैं विलन बन जाऊँ। ये बोलते हुए विंग अपना सारा सामान पैक करता है और नीहे सिंह को बोलता है कि बगल वाला जो अपार्टमेंट है वो फिक्स कर दिया है तो वो भी अपना सारा सामान पैक कर ले। नीहे सिंह भी अपनी ज़रूरत का सामान था वो जो कुछ भी था वो सब पैक करके बाहर आते हुए बॉस से कहता है माँ का ध्यान रखेगा। इतना बोल वहाँ से चली जाता है। कांग्रेस थोड़ा सा उदास हो गई थी तो बॉस कहती हैं उसे हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। कांग से वैसे भी तुम पूरा दिन बाहर ही रहती हो इसलिए चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इतना बोल बासिस्टन अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब इधर वांगजी जब घर आता है तो वो अपने मॉम से कहता है मॉम मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना गगो के साथ शिफ्ट हो जाऊँ। तो जो लैनी थी वो कहती है तो गगा से बात करो मुझे, तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? तो वो कहता है गगा के 4 BHK का फ्लैट है तो मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। लैनी भी मान जाती है एंड देन उसके डैड कहते ठीक है तुम दोनों भाई अच्छे से रहना। चेंगो जुन जब लैन सिचन को कॉल करके कहते कि वांगजी आ रहा है तो वांगजी कहता है हाँ पर उसने मुझे बताया नहीं। तो चेंगो जुन कहते हैं वांगजी से बात करो। सीजन कहते हैं वांगजी क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? वांगजी कहता है बाहर आते हुए का कुछ बताना है। फिर वो बता देता है कि क्या हुआ है एंड देन कहता है मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड को अभी कुछ पता चले, पहले मैं खुद इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता हूँ। तो सीचन कहते हैं हाँ मैंने सोचा था कि काश ऐसा कभी हो जाए, थैंक गॉड ऐसा करने के लिए। फिर वो कहता हाँ हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ ही रह रहे हो। फिर वांगजी पे अपना सारा सामान बोरिया बिस्तरा बांध करके और वहाँ से निकल जाता है। विंग तो पहले ही आकर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था, सारा सामान को रख दिया था और वो लेट जाता है। और इधर नीहा सिंह भी अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना सारा सामान वगैरह रख के अनपैक कर रहा होता है। 8 बजे के आसपास ना वांगजी ना डोरबेल बजाता है। तो विंग जब डोरबेल सुनता है तो कहता है इतनी रात को कौन आया? फिर वो जाकर खोलता है तो वांगजी था जिसके साथ 2 लगेज थे, खाने का थैला था, लैपटॉप वाला बैग वगैरह था। जिसे देखते ही विंग मुंह बनाते हुए कहता है यहाँ क्या कर रहे हो? पर वांगजी विंग को साइड करते हुए अंदर आता है। आने के साथ ही सामान साइड करते हुए कहता है ये खाना लेके आया हूँ घर से और ये लो खा लो। विंग कहता है मुझे नहीं खाना, पर तुम अपना सामान लेकर यहाँ क्यों आए हो? वांगजी कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, साथ में युवान का भी,
और तुम दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो विंग कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे सर पे मंडराना बंद करो। वांग जी कहता है मैं तो नहीं चाहूँगा। जब तक कि ह्यूआन ठीक नहीं हो जाता और तुम ठीक नहीं हो जाते। विंग कहता है अगर वो पूरी लाइफ ठीक नहीं हुआ तो तुम पूरी लाइफ रहोगे क्या? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं रह लूँगा। इतना बोल वो अपना सामान लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। विंग ई करते हुए खाना देखता है। वापस वो आके लेटा हुआ था। वांग जी अपने सामान को रखकर जब बाहर आता है तो खाना वैसे ही था। वांग जी फिर सारा खाना गरम करता है, उसके बाद विंग के लिए लेकर आता है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है नहीं खाऊंगा। तो युवान कहता है मम्मा प्लीज खा लो ना, डैड इतने प्यार से लेके आए हैं। ना चाहते हुए भी युवान के सामने में विंग को थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए करते हुए खा लेता है। इवान और विंग को खिला देने के बाद वांग जी भी वो खाना खाकर बाहर लाकर प्लेट वगैरह धो के रख देता है और सामान घर में देखता है कि ग्रोसरी आइटम में कुछ भी नहीं है और खाने वगैरह का भी कुछ भी नहीं था, फिलहाल से सब कुछ लाना था। तो उतना रात को सारा सामान का लिस्ट बनाता है, फिर घर में क्या क्या ज़रूरत है वो सब कुछ लिखता है, फिर वो अपने रूम में जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठता है और सारा सामान को अनपैक करके सेव करता है। फिर वो मार्केट जाता है, वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आता है, सामान वगैरह जो कि नाश्ते में वो फ़िलहाल बना सके। उसके बाद वो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाकर विंग को उठाने के लिए आता है, जहाँ पे विंग युवानी के साथ सो रहा होता है आराम से। उन दोनों को सोता हुआ देखकर वांग जी को न जाने क्यों पर विंग के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। वांग जी विंग के बालों को केयर्स करते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है गुड मॉर्निंग। विंग फटाक से उठता है एंड देन दोनों के माथे में चोट लग जाती है कुवड़ की तरह। तो वांग जी और विंग दोनों आवाज करते हुए उठ के बैठ जाते हैं। फिर विंग उसे घूरते हुए कहता है तुम मुझे उठाने आए थे क्यों? तो वांग जी कहता है तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुमने कल भी बंक किया था। विंग फटाक से उठकर वॉशरूम भाग जाता है, जहाँ पे वांग जी वान को अच्छे से टक कर देता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वांग जी कहता है तुम 8 बजे जाते हो ना तो जा सकते हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग कहता है नो थैंक्स, मेरी कार आज शाम तक आ जाएगी तो मैं खुद अपनी कार से चला जाऊँगा। वांग जी कहता है मेरी लेके जाओ। फ़िलहाल से आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं कल से जाऊँगा। तो विंग उसे देख रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी कहता है ले लो, कम ऑन। विंग कहता है इतनी मेहरबानी क्यों और हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैं इस बच्चे को। तो वांग जी कहता है मरते वक़्त उसके नाना जी ने युवान की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी थी और वो तुम्हारे साथ रह रहा है, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कॉवर्ड हूँ? रिंग उसे देखते हुए कहता है एज़ यू विश, तुम्हें सँभालना है तो सँभालो, मुझे क्या? इतना बोल वो रेडी होकर ऑफ़िस चला जाता है। भांग जी युवान को नहलाता है, नहलाने के बाद युवान से कहता है कि वो अपने सेक्रेटरी को यहाँ छोड़कर जा रहा है, उसके लिए ड्रेसेस वगैरह बाय करने के लिए। तो क्रिस और लायला आते हैं, जहाँ पे लायला हिवानी के पास रुकता है। क्रिस और वांग जी मॉल जाते हैं और उसके लिए पैंट, गंजी, अंडरवियर, टॉवेल्स, मेकअप का और उसके बाद बाल वगैरह, तेल-वेल जितना भी होता है, कंघा वगैरह, वो सब कुछ खरीद कर लेकर आता है उसके लिए। फिर प्राइमरी बुक्स वगैरह भी लेकर आता है, स्कूल बैग का सारा आइटम, मतलब जितना कुछ भी था वो सब लेकर आता है। फिर इवान को दिखाते हुए उसके लिए कबर्ड सीट कर देता है। विंग का भी कपड़ा बैग में ही पड़ा हुआ था, तो उसके कपड़े को निकाल कर धीरे-धीरे अनपैक करने लगा था। अनपैक जब कर रहा होता था, एक बैग में ना कुछ बुक्स, नोट्स और डायरी वगैरह था। वो सब कुछ जब रख रहा होता है तो एक डायरी थी जो कि बहुत ही पुरानी कवर वाली थी, वो ना गिर जाती है नीचे। सब कुछ करने के बाद वांग जी उस डायरी को जैसे रखने को होता है कि पेन गिर जाता है उस डायरी से। वांग जी उस पेन को उस पेज में रखने ही वाला था कि उसमें लिखा हुआ था, अभी भी फीलिंग मरी नहीं है, लेकिन वो मुझसे नफ़रत करता है। वांग जी को थोड़ा ये अजीब लगता है तो स्टार्टिंग से पढ़ने लगा था। हालाँकि ये डायरी ना मतलब 6 साल हम कह सकते हैं पुरानी थी। जब विंग हमारा ना हाई स्कूल में वहाँ पे एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे वो डायरी लिखता था, जिसमें स्टार्टिंग में उसने लिखा हुआ था और फिर बाद में यहाँ आने के बाद वो लिखना स्टार्ट किया था, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, मैं आज उसे छोड़ कर आया हूँ और मैं दोबारा उसे कभी नहीं मिलूँगा। उसने मुझे ये बोला, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी फीलिंग फीलिंग है और मेरी फीलिंग है और मैं उसे खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूँगा। मेरी फीलिंग अभी भी उसके लिए है। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। आज मैंने ज़ालिन और कार्लोस को देखा, वो दोनों बहुत खुश हैं। काश हम दोनों भी रह पाते। फिर आगे वाले पेज में लिखा था, मुझे उसकी बहुत याद आती है, पर उसे नफ़रत है ये लोगों से। क्या वो कभी जान पाएगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? उसके बाद पेज खाली था। पेज खाली होने के बाद सीधे 6 साल बाद का था, जिसमें विंग और वांग जी जब दोनों आर्ग्यू किए हुए थे तो उसमें लिखा हुआ था, हमारी मुलाकात हुई
पर लड़ाई पे ख़त्म हुई। वो रोज़ मुझे मिलता है, हर रोज़ मुझसे लड़ता है। मैं उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपनी फीलिंग को दबा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सामने आ जाता है, मुझसे बिना बात किए, बिना सर पैर के बात शुरू कर देता है और झगड़ा स्टार्ट कर देता है। सच कहूँ तो मैंने उसे देखा, उसकी क्लीवेज मुझे शो हो रही थी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं उसे अपने ऊपर इमेजिन कर रहा था। कैन यू इमेजिन कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और मैं उसे बता नहीं सकता। कहने के लिए वो मेरा पड़ोसी है, कहने के लिए वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो मुझसे कोर हार्ट से नफ़रत करता होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि उसे ये नहीं पसंद, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद करता है। आज हमारी फिर से लड़ाई हो गई कार के लिए। उसने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ। उसे क्या पता, जिसके सर पे किसी पिता का हाथ नहीं होता, वो बच्चा गरीब ही नहीं, मनहूस भी होता है। उसे नहीं पता कि मैं अंदर से कितना ज़्यादा खोखला हो चुका हूँ। अपने आप से लड़ते हुए, अपने डैड के बारे में सुनते हुए, अपनी फीलिंग और जज़्बात से लड़ते हुए, अपनी अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करते हुए। अजनबी होने के नाते अगर मैं किसी लड़के को पसंद करता हूँ, तो उस फीलिंग को दबाते हुए जो मेरी हालत होती है, वो सिर्फ़ मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो हर बार मुझे ट्रिगर करता है, हर बार मुझे उसकी बातें चुभती है, हर बार वो मुझे उसके बाद कुछ नहीं था, डॉट डॉट था। आगे वाले पेज में लिखा हुआ था, आज आज मैंने उसे कहा कि हाँ, मैं मैन को पसंद करता हूँ और मैं इसे नहीं बदल सकता। उसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उसे नहीं कह पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं किसी और मैन को लाइक नहीं करता, मैं उसे लाइक करता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे कह पाऊँ, आई एम सॉरी जान। वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था, जिसे देखते ही वांगजी की आंखें फट की चार हो चुकी थी और वो कहता है, ये ये मुझे पसंद करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए वांगजी पहले तो 1 घंटा तक प्रोसेस करने में लगा हुआ था। उसके बाद जो हमारा विंग था ना, वांगजी था ना, वो सारा सामान उसका अनपैक करके रख देता है। रात के टाइम पे वांगजी अनमने मन से खाना बना रहा था। उसने युवान को खाना और दवाई खिलाने के बाद सुला दिया हुआ था। वांगजी ना चेयर पे बैठा हुआ था और ऐसे ना सो गया हुआ था बैठे-बैठे। विंग जब घर आता है तो देखता है कि वांगजी सोया हुआ है। विंग एक कंबल लेकर उसके ऊपर डाल देता है, पतला सा चद्दर टाइप का। अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर के नहा-वहा कर जब आता है तो वांगजी उसके सामने में था। विंग टॉवल रैप करके आया हुआ था। अचानक से वांगजी को देखता है तो अपने आप को कवर करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। विंग जल्दी से शर्ट लेकर पहनते हुए कहता है, क्या कोई काम है? वांगजी कहता है, कपड़े पहनो, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना बोल वांगजी बाहर आके बैठा हुआ था। विंग आते हुए कहता, हाँ बोलो, और खाना मैं खा के आया हूँ। वांगजी उसे खींचते हुए गैलरी में लेकर आता है और उसे चेयर पे बिठा देता है और वो डायरी पटक देता है, जिसे देखते ही विंग खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हें ये कहाँ से मिली वांगजी? वांगजी कहता है, 1 मिनट। फिर वो लास्ट वाला पेज निकाल कर पलट देता है, कहता है, ये क्या है विंग? विंग उसे देखता और कहता है, कुछ भी तो नहीं है। वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांगजी कहता है, इसमें तुमने लिखा है, मैंने सारा पढ़ा है। विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा भला? वांगजी कहता है, तो क्या तुम्हें इसलिए बुरा लगा था क्योंकि तुम मुझे पसंद कर रहे थे और मैंने तुम्हें कहा कि लड़के कभी एक नहीं हो सकते और वो शादी नहीं कर सकते और मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, दैट्स वाई। वांगजी ये सुनता है, विंग ये जैसे ही सुनता उसका पूरा मुंह बन गया था और कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, खुश। आज से नहीं, बचपन से, जब हम मिडिल स्कूल में थे तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हें लेकर मेरे अंदर फीलिंग है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पे डोमिनेट होगे, गुस्सा करोगे या कुछ भी, तो तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट बिकॉज कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी है वांगजी, और अगर तुमने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देना है मैंने। इतना बोलकर वो डायरी लेकर जा रहा होता है, जाते जाते कहता है, मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाना बंद करो, मैना नाम की चीज़ ही नहीं है, डिस्गस्टिंग। इतना बोलकर जब जा रहा होता है तो वांगजी उसका हाथ खींचते हुए कहता है, क्या ये सच है कि तुम मुझे लाइक करते हो? पिंक कहता है, हाँ तो क्या करूँ मैं? तुम तो नहीं करते ना, वैसे भी तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये सवाल ही गलत है, भूल जाओ इसे। इतना बोल जब विंग अपने रूम में चला जाता है, वांगजी उस रात सो नहीं पाया था, बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। अभी-अभी जो विंग का उसने बॉडी देखा था, वो उसके सामने में घूम रहा था।
अगली सुबह वांग जी सबके लिए ना ब्रेकफास्ट बना के रख देता है और उसके बाद जो हमारा युवान था वो विंग को उठाता है, जो कि विंग थोड़ा सा लेट सोया था क्योंकि वो भी वांग जी के बारे में स्टिल सोच रहा होता है, और उस डायरी को वो छुपा देता है ताकि वांग जी को फिर कभी मिले ही ना। उसके बाद विंग उठकर जब बाहर आता है युवान के साथ में, तो ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। युवान वो खाते हुए कहता है, डैड मेरा बस ये सूप दे दीजिए मुझे और कुछ भी नहीं खाना। तो वांग जी उसे सूप दे देता है। फिर विंग को चुप चुप देखता है तो युवान कहता है, क्या मॉम डैड के बीच में लड़ाई हुई है? तो वांग जी और विंग दोनों कहते हैं, नहीं तो बाबा। फिर वांग जी बैठता है और युवान के साथ बात करते हुए खा रहा होता है, जहाँ पे युवान खा लेने के बाद अंदर चला जाता है और जाकर वो लेटा हुआ था क्योंकि उसको ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, हाथ में चोट था और सर में चोट था, दैट्स वाई। वांग जी और विंग दोनों ने ऐसे कुटरू कुटरू करके खा रहे होते हैं। तो वांग जी से कहता है, विंग विंग कहता है, प्लीज़ हाँ कुछ मत कहना, ठीक है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वांग जी विंग के हाथों पे हाथ रखते हुए कहता है, आ, मुझे माफ़ कर दो उस बात के लिए। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग खा करके ऑफिस चला जाता है। वांग जी विंग बस विंग को देख रहा था, उसे भी ऑफिस जाना था, दैट्स फाइन। यह युवान को ही अपने साथ लेकर के ऑफिस आ जाता है, जहाँ पे उसे सोफे पे लाकर लिटा देता है। उसके खाने पीने का इंतजाम क्रिस को करने के लिए बोल देता है और वांग जी काम करने लगा था। तभी लैला उसके पास आती कहती, सर। आउट ऑफ स्पेस देखकर लैला कहती, सर क्या बात है? वांग जी कहता, नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्रिस ना उसके पास आते हुए कहता, सर ये वाली फाइल। तभी वांग जी क्रिस को देखते हुए कहता है, अगर अगर कैसा हो कि तुम्हें किसी को मनाना हो पर वो तुमसे बहुत नाराज है और वो मानना नहीं चाहते हो, तो हम क्या करें? तो क्रिस कहता है, सबसे पहली बात, इससे पहले कि देर हो जाए हमें अपनी बातों को डिस्कस करना चाहिए। दूसरी बात कि भले ही कोई कितना नाराज हो बट अगर उसके दिल में प्यार हो तो वो मान जाता है। वांग जी इस बात को एग्री कर रहा था। देन कहता है, ठीक है। उसके बाद लौटते वक्त वो पाइनएप्पल केक लेता है, युवान को लेता है, घर आता है। जब विंग घर आता है तो युवान नहीं था। अब वो समझ गया था कि वांग जी उसे लेकर चला गया था। वांग जी युवान को लेकर घर आता है क्योंकि युवान रास्ते में ही कुछ कुछ बाहर का चीज़ खा के सो गया हुआ था। तो वांग जी उसे ले आ जाकर लिटा देता है, जहाँ पे विंग बस खड़ा होकर चुपचाप उसे लिटाते हुए देख रहा था। उसके बाद वांग जी वो पाइनएप्पल केक विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, इसकी ज़रूरत है विंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो जो हमारा युवान था, सॉरी वांग विंग था, वो कहता है, और वो क्यों भला? मैंने कहा ना, उस बातों को भूल जाओ, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। तभी वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है, तुम बार बार ये बातें रिपीट क्यों कर रहे हो वांग जी? अगर मैं तुम्हें पसंद करता भी हूँ तो क्या बदल जाएगा? तुमने कहा ना तुम्हें लड़के पसंद नहीं है, तुम्हें लड़कियां पसंद है, तो तुम मेरी फीलिंग के पीछे क्यों पड़े हो? वांग जी कहता है, तो क्या इसीलिए तुम मुझसे दूर रहते हो, तुम मुझे अवॉइड करते हो और मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? विंग कहता है, अगर किसी के लिए फीलिंग्स हो तो क्या आप उसके साथ दोस्ती बन के रह सकते हो? मे बी शायद तुम कर सकते हो वांग जी, पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे दोस्त वाली फीलिंग नहीं आती है। मुझे कुछ और फील आता है, मुझे कुछ और समझ में आता है और मैं कुछ और चाहता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? विंग कहता है, सिक्स, वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम में हिम्मत ही नहीं है, तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दोस्त मानते हो और मुझे चिढ़ाते हो, मुझे परेशान करते हो, मुझे रुलाते हो। वांग जी फटक से विंग को लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन उसे किस करने लगा था। इसलिए नहीं कि वो सच में ऐसा करना चाहता था, विंग ने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया था और वांग जी को सच में लगा था कि क्या वो नहीं कर सकता है। उसे बस प्रूफ करना था। वो किस कर लेता है तो विंग एक थप्पड़ खींचते हुए कहता है, कर लिया प्रूफ कि तुम ये नहीं कर सकते हो? वांग जी कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। इतना बोल फटक से अपने शर्ट को खोल के फेंक देता है एंड देन उसके हाथ को लेकर अपने चेस्ट पे चलाते हुए कहता है, मैं सच में कर सकता हूँ। विंग कहता है, तुमसे नहीं होगा। वांग जी उसे कहता है, ज़रूर होगा। इतना बोल वो विंग को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पे बेडरूम का थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला था एंड देन लॉक नहीं था, थोड़ा-सा खुला ही था। वांग जी विंग के लिप्स को, नेक को, एडम एप्पल को सक करने लगा था। विंग को तो पहले लगा कि शायद से वांग जी को ये डिस्गस्टिंग लगेगा, लेकिन वांग जी जिसके ऊपर जुनून सवार था,
क्योंकि उसे विंग को प्रूफ करके दिखाना था फिलहाल के लिए, दैट्स व्हाई। तो वो उसके सच को रिमूव करते हुए उससे उसके निपल्स को और वो सभी चीज़ों को लीक कर रहा था। पहली बार फंगजी को एहसास होता है विंग बॉयज़ होने के बावजूद उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है। जैसी उसकी बॉडी है, वैसी बॉडी विंग की बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मुलायम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। हाथ लगाने पे एकदम फिसलता हुआ बॉडी। फंगजी लगातार उसमें खोता जा रहा था। सभी चीज़ें पे शक करने के बाद, किस कर लेने के बाद उसके पैंट्स को ओपन करता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है, "तुम नहीं कर पाओगे फंगजी।" फंगजी कहता है, "ऑफ़ कोर्स, मैं कर पाऊँगा।" फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है और वांगजी जैसे अपने पैंट्स ऊपर करता है, नीचे करता है, विंग की तो आँखें फट गई थी क्योंकि इतना ह्यूज वो उसे देखते ही अपने मन में गल्प करने ही वाला था, लेकिन विंग के हैंड को लेकर वांगजी उसके ऊपर ऐसे प्रेस करने लगा था। फिर उसके पैरों को स्प्रेड करते हुए, सलाइवा लगाते हुए धीरे-धीरे खुद को इन करता है। उसे जैसे ही अपनी ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है, विंग चीख पड़ा था, पर वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए दोबारा से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हांगजी को खुद नहीं पता था कि वो विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। इतना आगे जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन विंग की बात उसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। वो बहुत ज़्यादा दर्द में था क्योंकि वो कुछ और समझ रहा था। उसे अपनी गलती का शायद से एहसास था। हांगजी और विंग दोनों को दर्द हो रहा था, तो वो कुछ एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे। एंड देन बाद में जब वांगजी धीरे-धीरे उसे ऐसे थर्स्ट करने लगा था एंड देन जैसे स्पीड इंक्रीज़ करने लगा था, विंग भी अपने आप को अनकंट्रोल करते हुए मौन करने लगा था। एंड देन यस वांगजी ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया हुआ था क्योंकि वो खुद चाहता था, वो आज से नहीं। उसने जब पहली बार विंग और वांगजी के बारे में उसने देखा, इमेजिन किया था जब वो मिडिल स्कूल में था, जब उसका अट्रैक्शन था, तब से लेकर अभी तक विंग के दिमाग में वांगजी को लेकर के एक नहीं हजार वाइल्ड थॉट थे, जो आज किसी एक एंगल से पूरा हो रहा था। जहाँ पे विंग लगातार मौन करते हुए बोल रहा था, यस वांगजी, यस वांगजी, यस वांगजी। युवान जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो बगल में विंग को नहीं देखकर वो थोड़ा-सा घबरा जाता है। वो पहले तो इधर-उधर देखता है, फिर हिम्मत करते हुए वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग की मौन और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इवान उस गेट को ना थोड़ा ओपन करता है, जहाँ पे वांगजी उसके ऊपर राइड कर रहा था। अब इवान को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये सीन क्या है, पर इवान देख चुका था। वो वैसे ही थोड़ा-सा एक ही सेकंड में फटाक से मुड़ जाता है एंड देन उसका मन तो कर रहा था कि वो पूछे, "डैडा क्या कर रहे हो?" लेकिन वापस से पता नहीं फिर इवान वापस से अपने रूम में आकर लेट जाता है, देन वो सो गया था। हालाँकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि विंग की मौन की आवाज़ ना उसे साफ-साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी वो जैसे-तैसे करके सो जाता है उधर वांगजी। फाइनली अपने आप को फिनिश्ड करते हुए उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांगजी को ना जाने क्यों, पर ये एक अलग-सा एहसास दिला रही थी। वांगजी विंग के ऊपर जब लेटा हुआ था, तो विंग उसे कहता है, "मेरे ऊपर से हटो।" वांगजी कहता है, "क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ, मैंने किया अभी, तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए ना। तुमने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने प्रूफ किया है कि मैं ये कर सकता हूँ।" विंग कहता है, "एक बार, क्या पता तुम्हें सिवा होते-होते मुझ पे और खुद पे डिस्गस्टिंग फ़ील हो वांगजी, हटो मेरे ऊपर से।" ये बोलकर उसे धक्का दे देता है एंड देन विंग अपने आप को थोड़ा क्लीन करते हुए कपड़े पहनता है एंड देन युवान के पास आ जाता है। जब युवान को एहसास होता है कि उसकी मम्मा उसके पास है, उसकी तरफ पलट कर सो जाता है विंग। हल्का-सा आँसू लिए हुए सो गया हुआ था, पर वांगजी अभी भी बेड पे वैसे ही था। वो अपने आप को देख रहा था। अब ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके अंदर जो 6 सालों का हलचल था, जहाँ पे विंग उसे बिना बताए चला गया था, वो उसके बात करने के लिए तड़प रहा था, उससे लड़ने के लिए बहाने ढूँढ रहा था, उससे बात करने के तरीके ढूँढ रहा था। वो तमाम चीज़ें आज भंग जी के अंदर का तूफ़ान मानो जैसे ना शांत हो गया था। भंग जी अपने आप को तसल्ली से सुला देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो विंग को देखने आता है, जहाँ पे युवान और विंग दोनों सो रहे थे। फटक-फटक से वो नहा-धुलाकर फ्रेश होते हुए घर को थोड़ा क्लीन करके और किचन में आकर नाश्ता बना रहा होता है, जहाँ पे विंग उठता है, फ्रेश हो जाता है एंड देन वो भी बाहर आके बैठता है। तो वांग जी कहता है युवान को बुलाकर लाने के लिए। फिर वांग जी ही खुद युवान को लाने चला जाता है। युवान जब आकर बैठा हुआ था, तो वो दोनों को घूर-घूर कर देख रहा था। वांग जी उससे पूछता है, "क्या हुआ युवान?" तो युवान कहता है, "कुछ नहीं। आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया?" तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, "और आपको ऐसा क्यों लग रहा है बाबा?" युवान कहता है, "क्योंकि अ, कल रात को मम्मा मम्मा य यस भंगजी चिल्ला रहे थे, वो भी
20 से 22 या 3 टाइम्स मैंने गिना था। भाई साहब विंग और वांग जी दोनों हाँ करते हुए युवान को देख रहे थे। और विंग फटक से कॉफ़ी रखते हुए कहता बाबा। तो विंग के युवान कहता है मैं देखने भी आया था। आप दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे तो मैं वापस चला आया। मुझे लगा आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ डैड। भाई साहब बेचारा हमारा विंग और वांग जी दोनों का मोह-मोह हो गया था और वो एक-दूसरे को देख रहे थे। विंग मानो कहना चाह रहा तुम्हारे तो मैंने दाँत तोड़ देने, हाथ तोड़ देने, शकल फोड़ देने। तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। वांग जी भी लाइक ओह गॉड मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गया था और युवान तुमने काउंट किया? फिर वो कहता है फिर वांग जी ना मुस्कुराने लगा था क्योंकि युवान ने बोला था 20 से 22 टाइम तक। आई मीन कि वांग जी का नाम उसने इतना टाइम लिया या इससे ज़्यादा ही लिया तो वांग जी को अच्छा लग रहा था अंदर से। फिर वो युवान को खिलाकर दवाई खिलाते हुए कहता है बाबा ऐसे नहीं देखते ये सभी चीज़ें। तो युवान कहता है मैं तो बस आप दोनों को खुश देखना चाहता था दैट्स इट। तो क्या मेरा छोटा भाई बेबी भी आएगा? तो वो दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते भाई साहब। फिर वो दोनों कुछ नहीं कहते एंड देन जो हमारा युवान था वो वापस से जाके सो जाता है। क्योंकि उसे दवाई के बाद नींद आ जाती थी दैट टाइम। विंग हमारा बेचारा आधा खा कर के भाग जाता है ऑफ़िस और वांग जी उसके जाने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, "हुँ, ये इतना भी बुरा नहीं है और अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर अच्छी बात है।" अब जो कि वांग जी ने विंग को टेस्ट किया था। टेस्ट करने के बाद भाई जो चीज़ अच्छी लगती हो उसका टेस्ट आप भूलते हो क्या? नहीं। अब जो हमारा वांगजी था, वो विंग को ना किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता या उसके करीब जाने की कोशिश करता। लेकिन उस रात तो वांगजी ने टेस्ट किया था आई मीन कि उसने प्रूफ़ किया था और विंग ने प्रूफ़ माँगा था। तो उसके बाद से विंग उसके करीब जा ही नहीं रहा था। उसे देखते ही एक हाथ की दूरी वो कोरोना टाइम में नहीं चल रहा था, सेफ्टी है ज़रूरी। तो वो एक हाथ की दूरी, सेफ्टी है ज़रूरी फ़ॉलो करने लगा था। तो वांगजी इरिटेट हो जाता था। ऐसा नहीं था कि वांगजी का बनाया हुआ ब्रेकफ़ास्ट विंग नहीं खा रहा था। विंग खा रहा था, युवान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, बातें भी कर रहा था, युवान धीरे-धीरे रिकवर भी हो रहा था। हाँ, युवान अपना पास्ट लाइफ़ भूल गया था और उसके नाना जी भी थे, ये सब भूल गया था वो। बस उसे इतना याद था कि वांगजी उसके डैड है और विंग उसकी मम्मा है क्योंकि उन दोनों ने उसे अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसके साथ रहने लगा था, वांगजी के साथ भी वो अच्छे से टाइम स्पेंड करता लेकिन वांगजी जैसे होता है ना कि सोफ़े पे आके बैठो तो विंग खसक जाता, युवान को सुलाने चले जाता या खा के निकल लेता ऐसे। तो ऐसे करते हुए ना 5-6 दिन हो गए थे और वांगजी फिर से इरिटेट हो रहा था क्योंकि भाई उसे तो विंग की महक लग गई थी ना और उसे स्मेल करना, उसे छूना, उसे पास जाना, ये सभी चीज़ें करना वांगजी बहुत मिस कर रहा था। और वो दोबारा ये ना करना चाहता था। दैट्स व्हाई। तो जब छठे दिन था आज, विंग ना सुबह-सुबह ये सब कुछ करके इवान को दवाई खिलाते हुए ऐसे लिटाकर बाहर आता है। हम जिसके सामने में खड़ा था तो विंग कहता है, "क्या कोई काम है?" वांग जी कहता है, "तुम मुझे अवॉइड क्यों करने लगते हो, हाँ?" तो विंग कहता है, "अब क्या हुआ वांग जी? हम इस घर में बस इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमने इवान की कस्टडी ली है। दैट्स इट।" वांग जी कहता है, "पर मैंने तुम दोनों की ली है। मेरा क्या? मैं इस तरह से नहीं रह सकता।" और उस रात जब हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये रोज़ चाहता हूँ। विंग हँसते हुए कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम स्ट्रेट से गे हो गए हो? तुम्हें कब से लड़के पसंद आने लगे?" वांग जी कहता है, "मैंने ये कहा कि मुझे लड़के पसंद आ रहे हैं? नहीं ना। मैंने ये कहा कि मुझे मुझे तुम में इंटरेस्टेड है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे बाकी का नहीं पता।" तो विंग कहता है, "जैसे तुमने मुझे टेस्ट किया, वैसे किसी और को टेस्ट करो। तुम्हें किसी" विंग ना ऐसे जब बोलता है, वांग जी ने उसको जॉ-लाइन पकड़ते हुए कहता है, "शट अप, जस्ट शट अप। क्या लगता है तुम्हें हाँ, मैं हर जगह मुँह मारने जाता हूँ? तो उस दिन तुमने मुझे बस बस प्रूव करने के लिए बोला है ना? मैंने किया और जब मैंने किया तो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं ये दोबारा करना चाहता हूँ।" इतना बोल वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसकी बॉडी का स्क्यूज़ करने लगा था, जहाँ पे विंग उसकी बॉडी पिघल रही थी लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन करते हुए उसे धक्का देते हुए कहता है, "ये क्या कर रहे हो?" वांग जी कहता है, "मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरा छूना बहुत पसंद है। मेरे छूने से तुम पागल हो जाते हो, पिघलना स्टार्ट कर देते हो। क्या ऐसा नहीं है? ये बोलकर वांग जी उसके चेस्ट को क्लीविस को ना ऐसे टच कर रहा था जहाँ पे विंग उसकी बॉडी सीक तो हो रही थी पर फिर भी कहता है, "वांग जी मुझसे दूर रहो।" वांग जी कहता है, "क्यों दूर रहूँ? हाँ, बोलो ये तुम्हें पसंद नहीं है, मेरा छूना पसंद नहीं है, मेरे करीब आना पसंद नहीं है, बोलो।" विंग कहता है, "मैंने कहा दूर रहो वांग जी, ये सही नहीं है।" पर वांग जी कहता है, "मैं तो हूँगा,
क्योंकि उस दिन के बाद से मैं नहीं सो पा रहा हूँ और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकता। चलो हम एक दूसरे को डेट करते हैं, हम वो सब कुछ करते हैं जो एक कपल्स करते हैं, या फिर तुम बोलो तो चलो हम शादी करते हैं। विंग कहता हाँ। हाँ जी कहता है, मैंने कहा चलो हम शादी करते हैं, ताकि मैं ये, भले ही तुम्हें ये बकवास लगता हो लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना बोलकर वांग जी फिर से उसे क्रेज़िली एकदम किस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके शर्ट को खींच के निकालते हुए उसके बैक को रब करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। उसके हैंड उसके छोटे बेबी भी था अंदर, उसे रब कर रहा था लगातार, लगातार, लगातार। किस करते-करते पहले तो वो रूम में लेकर आता है, डोर लॉक करता है क्योंकि फिर से इवान कांड ना कर दे, दैट्स व्हाई। फिर जो वांग जी था कंटिन्यू उसे किस करते-करते बेड पर लेकर आता है। किस करते हुए उसे प्रेज़ कर रहा था तो विंग हाँफते हुए कहता है, मुझे ऑफ़िस जाना है। वांग जी कहता है, आई वांट इट, प्लीज़, प्लीज़ विंग, आई व्हेनेवर योर्स, प्लीज़, मुझे बस तुम्हारा होना है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बचपन से प्यार करते आ रहे हो, तुम मुझे चाहते हो, पर अब मैं जाके समझ पाया हूँ कि ये चाहत क्या होती है। जब जब तुम्हारा पसंदीदा मर्द या औरत तुम्हारे सामने है और वो तुम्हें भाव तक ना दे, कितना बुरा फ़ील होता है, कितना बुरा लगता है। चलो, आज से हम प्रॉमिस करते हैं, हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे। आई वान्ना बी योर्स विंग, प्लीज़। इतना बोलकर उसे देख रहा होता है जहाँ पे विंग थोड़ा-सा सैंटी होते हुए कहता है, तुम नहीं सह पाओगे, क्योंकि तुम, हाँ जी कहता है, सिर्फ़ तुम, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम विंग, कोई और नहीं, कोई भी नहीं। इतना बोल वांग जी प्रेस करते हुए उसे एक्साइटेड करना स्टार्ट कर देता है। देखते-देखते दोनों के ड्रेस नीचे फेंके हुए थे और वांग जी उससे कनेक्टेड था। वो जैसे-जैसे उसके ऊपर राइड कर रहा था, उसे थॉस कर रहा था, अपना डीपर इनसाइड और ज़्यादा स्टक्स किया जा रहा था। वो मौन कर रहा था। वो धीरे-धीरे वांग जी ने उसके मुँह में फिंगर्स डाले ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना कर सके, और फाइनली वांग जी वो कर रहा था जो उसे चाहिए था। आविंग को वो मिल रहा था जो हमेशा से वो चाहता था। ये सब कुछ कंप्लीट करने लेने के बाद वांग जी फिर से उसे कहता है, मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ विंग। मैं समझ गया हूँ कि मैं क्यों तुम्हारे लिए इतना पागल हो रहा था। मेबी शायद ये फ्रेंडशिप हो, मेबी शायद ये ना हो, पर मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था विंग। मेबी शायद मैं तुम्हारी तरह ना हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। विंग उसे देखते हुए कहता है, सच में ना वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ, सच में। विंग खुश होते हुए उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो यही चाहता था। विंग उसे देखता है जहाँ पे वांग जी से कहता है, मुझे बस एक चांस दो, मैं ये सब कुछ प्रूव करना चाहता हूँ। रिंग उसे गले लगाए हुए था और दोनों एक-दूसरे को कॉदल किए हुए थे। फिर फ़ोन बजता है तो वांग जी बोल देता है कि विंग की तबीयत सही नहीं है और वो नहीं आ सकता है। तो सिचिन कहते हैं, सब ठीक है ना? वांग जी कहता है, यस काका, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। मैं आपसे मिलकर बताता हूँ। सिचिन को भी अच्छा लग रहा था। चलो, इन दोनों नमूनों का कुछ तो हुआ। इधर विंग उसे मारते हुए कहता है, तुमने झूठ बोला। वांग जी कहता है, मैंने सच बोला उनसे। फिर इतना बोलकर उसे नोज़ को ऐसे, लिप्स को ऐसे ऐसे रब-रब कर रहा होता है। फिर वो वापस से फिर शुरू हो गए थे। दोपहर के टाइम में वो उठता है तो युवान को थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह कराकर कपड़ा चेंज कर देता है। जहाँ पे विंग कॉफ़ी पीते हुए उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है, ये बच्चा सच में बहुत लकी है। इसके आने से हमारी ज़िंदगी बहुत हैप्पी हो गई। इधर जो बॉसेस रहन थी वो विंग को देखना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो विंग को कॉल करते हुए कहती, बाबा आप घर आ जाओ। तो विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन उसके बाद उसे देखते हुए कहता है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। फिर वो दोनों युवान को लेकर हॉस्पिटल के लिए चलते हैं क्योंकि उसे दिखाकर घर लेकर आने वाले थे। तो युवान को लेकर के जब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं, युवान का चेकअप वगैरह कर लेने के बाद वो जैसे वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक स्टार है जिसे हॉस्पिटल लाया गया है। विंग क्रॉस कर ही रहा होता है उसे देखते हुए, तो वो रुक जाता है। तो वहाँ से कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, पता नहीं, लेकिन मॉम की डायरी में मैंने इन्हें देखा था। हम रुकते हैं ना, इन्हें क्या हुआ है? वांग जी भी रुक गया था। फिर डॉक्टर नर्स उसे देखते हैं जहाँ पे उसके सर में चोट लगा हुआ था, और विंग उसे देखते उसे थोड़ा-सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बस उसे देख रहा होता है। और उसके जाने के बाद वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, एक नर्स चिल्लाते हुए कहती है, सर इनका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें चढ़ाना होगा। तभी उसके साथ जो मैनेजर था वो कहता, उम, ओ पॉज़िटिव ब्लड है, हमें ये चढ़ाना होगा। तो डॉक्टर उस समय कहता है कि ठीक है, फिर उसे वो ले जाता है। विंग बस उसे देखता है एंड देन वापस से वो लोग घर आ जाते हैं। विंग को एक अजीब-सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो घर आ जाता है, जहाँ पे वो जब घर आता है तो उसकी मॉम वो खाना वगैरह बना के रखी हुई थी।
वांग जी, विंग और युवान सब घर आए हुए थे, तो बॉसेसरेन और कांगसेसरेन पहले तो उन तीनों को देखते हुए कहती है, ये कौन है? फिर विंग बता देता है कि उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो बच्चा उसके साथ है, रहता है, और इसलिए वो उसे लेकर आया है। और अभी भी वो अपने और वांग जी के बारे में नहीं बताता है। फिर वांग जी घर जाता है और सबको घर आने के लिए बोलता है। वो सब आकर के ऐसे बैठे हुए थे। तो विंग ना थोड़ा-सा आउट ऑफ स्पेस लग रहा था। अचानक से जो कांग्रेस फ्रेंड थी वो उसे देखते हुए कहती, क्या हुआ है? तो विंग कह देता है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो कहती, चलो कोई नहीं। उसके बाद जो हमारी बॉसेस फ्रेंड थी वो उसे देखते हुए कहती, तो तुम इस बच्चे से खुश हो? तो वो कहता है, मैं खुश हूँ। उसके बाद जो हमारा विंग था वो वापस से कहता है, मॉम मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो वांग जी उसे देखता है और सबको देखते हुए कहता है, एक्चुअली में हम दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। भाई साहब पूरा खानदान हाँ करके देख रहा होता है, क्योंकि सबको पता है ये दोनों कुत्ते-बिल्ली की तरह एक-दूसरे को काटने के लिए दौड़ते रहते हैं। डेट कब करना स्टार्ट कर दिया तुम दोनों ने? फिर वांग जी कहता है कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं एक्चुअली में, और वो युवान की कस्टडी भी लेना चाहते हैं। उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है, सच में विंग तुम्हें लड़के पसंद हैं? तो विंग कहता है, क्यों मॉम? क्या मैं ये नहीं कर सकता? उसकी मॉम कहती है, ऐसा नहीं है, बस मैंने ऐसे ही कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लोग खाने के लिए ऐसे बैठ जाते हैं। विंग देख रहा था उसकी मॉम ना आउट ऑफ स्पेस है। फिर खाना वाना खा लेने के बाद वांग जी अपनी मॉम के पास जा ही रहा होता है, तो बॉस से कहते, इसे अकेला रहने दो, वो बस दुखी है। तो वो कहता है, ठीक है। फिर वांग जी कहता है, तुम आंटू को संभालो, मैं युवान को लेके जाता हूँ। कहता है, ठीक है। फिर युवान को लेकर वांग जी लैनी के साथ घर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वो कहता है, मॉम आपको बुरा लग रहा है कि मैं। उसकी मॉम कहती है, नहीं, हमें तो पहले से ही पता था, जिस तरह से तुम विंग के लिए परेशान होते थे और तुम उसके पीछे भागते थे, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी इसे एक्सेप्ट कर पाओगे। पहले तो मुझे लगा ये दोस्ती है, लेकिन बाद में हमें लगा शायद ये कुछ और ही है। लेकिन कोई ना, अच्छा है। वैसे मुझे मेरा पोता जो मिल गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। और ये बोलकर इवान को लेकर वो चली जाती है सोने। अंग जी को भी अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट तो किया भाई, वरना ये अलग ही लेवल पे चला जाता। लेकिन विंग अपनी मॉम को देखकर थोड़ा-सा सैड होते हुए कहता है, नानी मॉम, मॉम को क्या हुआ है? तो जो हमारी बॉसेस रहती है वो कहती हैं, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली में कुछ और ही बात है। तो विंग कहता है, और वो क्या बात है? असिस्टेंट कहती है, एक्चुअली में तुम्हारी मॉम एक सुपरस्टार की असिस्टेंट थी। तो विंग कहता है, हाँ मॉम ने बताया था। तो कहता, तुम्हारी मॉम मेकअप आर्टिस्ट की टीम में से एक थी, जहाँ पे वो रोज़ तुम्हारे डैड के मेकअप का सारा सामान का हिसाब किताब करती थी। बाद में वो तुम्हारे डैड के साथ काम करना स्टार्ट कर दी। एक रात जब तुम्हारे डैड ड्रंकन हालत में घर आए थे, उस वक्त तुम्हारी मॉम उसे घर लेकर आए थे, लेकिन उस समय तुम्हारे डैड को पता ही नहीं चला कि वो किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। उसने कांग्रेस के साथ में वन नाइट स्पेंड किया। कांग्रेस सिरन इस बच्चे को रखना चाहती थी, इसलिए वो जब प्रेग्नेंट हुई तब जाकर के उसने तुम्हारे डैड से कहा कि वो प्रेग्नेंट है और ये उसका बच्चा है। पहले तो तुम्हारे डैड ने इसे मना कर दिया, लेकिन बाद में जब तुम्हारी मॉम ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ, तब उस तुम्हारे डैड ने जो कहा वो तुम्हारी मॉम के पैर तले ज़मीन ही खिसक गया। तो विंग कहता है, और डैड ने क्या कहा? तो कहा बॉसेस कहती है, एक्चुअली में तुम्हारे डैड को मैन पसंद थे और वो पहले से ही शादीशुदा थे। अब हालांकि वो एक स्टार थे, इसलिए उसने अपने रिश्ते की बात छुपाई सबसे, पूरी दुनिया से, पूरी मीडिया से। ये बात जब उसे पता चली तो तुम्हारी मॉम की दुनिया ही हिल गई। उसका हस्बैंड जब उसके पास आया और उसने तुम्हारी मॉम को देखा तो उसने कहा कि वो उस बच्चे को दे दे, लेकिन तुम्हारी मॉम, जो कि कहीं ना कहीं तुमसे अटैच्ड हो चुकी थी, वो तुम्हारे डैड से अटैच नहीं थी। वो तो बस एक हादसा था जो हो गया था। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी कस्टडी ली और जॉब छोड़ा और वापस मेरे पास आ गई। पहले तो वो बहुत दुखी थी, तुम्हें जन्म दिया और जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर उसे मेकअप करना और ड्रेसिंग वगैरह करना बहुत पसंद था। जब तुम 5 साल के हुए तो वो वापस से वो इस शहर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे वो उसने अपना पार्लर खोला और तुम्हें राइज़ करने लगी। स्टार्टिंग में मैं कुछ दिनों तक यहाँ थी, जब तक कि तुम स्कूल ना जाने लगे। उसके बाद मैं यहाँ से वापस घर चली गई और तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ रहने लगी थी बाबा। इसलिए शायद तुम्हारी मॉम, उसे गलत मत समझना।
विंग जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि विंग ने कभी भी अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में नहीं पूछा था। बचपन में उसने एक बार पूछा था तो उसने कहा था कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके साथ नहीं रह सकते। वो उसे और उसके डैड को गलत न समझे उसके बाद से। विंग ने कभी भी ये सवाल दोबारा नहीं किया था, लेकिन आज जब उसे पता चला कि उसके डैड को भी मैन पसंद थे और वो पहले से ही शादीशुदा थे, एंड देन मॉम और उसका कैसे जन्म हुआ, ये सब सुनकर विंग बहुत दुखी हो जाता है। फिर बाउंसी सेन कहती है तुम्हें अपने डैड को देखना चाहिए। इतना बोलकर जैसे ही वो एक पिक्चर्स दिखाती है जिसे देखकर विंग शॉक्ड होते हुए कहता है ये मेरे डैड हैं। तो वो कहते हम्म हमारी दुनिया से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल परे। विंग थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है थैंक यू नानी मॉम मुझे बताने के लिए। तो बाउंसी सेन कहती है हाँ, तुम्हारे डैड की दुनिया में हम सब एग्जिस्ट नहीं करते बाबा। हमारी दुनिया वो नहीं है, वो बस एक दिखावटी दुनिया है। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम वांगजी के साथ हो। पहले तो मुझे लगता था कि तुम दोनों बस एक दूसरे को देखकर काटने के लिए दौड़ते हो कुत्ते बिल्ली की तरह, लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारी परवाह करता है उसे खुद नहीं पता कि वो तुम्हें कितना चाहता है। उसकी घबराहट, उसका परवाह करना, उसका मिस करना सब कुछ तुम्हारे लिए है विंग। पर वो इस बात से इनकार कर रहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है एक मैन को। शायद से उसके ईगो और प्राइड के लिए हॉटफुल हो। उसे मौका दो, वो समझ जाएगा। विंग भी ये बस बच्चे एग्री कर रहा था क्योंकि उसने खुद इस बात को फील किया था। वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो जब वापस से रिटर्न जा रहा होता है तो विंग आउट ऑफ स्पेस था। वांगजी कहता है क्या हुआ। आधे रास्ते जाने का विंग कहता है हॉस्पिटल चलोगे क्या। वांगजी उसकी फोरहेड को चेक करते हुए कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कहता है बस चलो ना। वांगजी उसे लेकर हॉस्पिटल आता है जहाँ पे वो पेशेंट को नर्स चेक करके उसे दवाई दे रही थी और फ्रूट काटने के लिए उसके पास एक असिस्टेंट मैनेजर था। विंग ने उस डोर को ओपन करते हुए उसके पास आकर बुके रखते हुए कहता है हेलो सर। वो सबको बाहर करते हुए कहता है कौन हो तुम। विंग कहता है मैं कांगसे सेन का बेटा हूँ। मेरा नाम भी भूसियान है। मुझे नहीं पता कि मेरा सरनेम बी क्यों है। तो वो इंसान हंसते हुए कहता है क्योंकि मेरा नाम वी जांग से है। और तुम। विंग कहता है डोंट वरी, मैं ये नहीं कहने आया कि आप मेरे वन नाइट स्टैंड वाले डैड हैं। एक्चुअली मैं बस आपसे मिलने आया था। मैं जानना चाहता था कि मैं किसकी परछाई हूँ। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वांगजी उसके पीछे खड़ा था। वो उसे देखते हुए कहते हैं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। विंग उसे देखता है, कुछ कहता। वांगजी उसका हैंड अपने हैंड में ऐसे पुश करके पकड़ते हुए कहता है हाँ, और हम बस आपसे मिलने आए थे। वी चांग से कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। मैं आपके ऊपर कोई रिश्ते का दबाव डालने नहीं आया हूँ। आप में कोई मैं बस मैंने मैं बस आपसे एक बार मिलना चाहता था। वी चांग से कहते हैं मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए। तुम कभी कभी चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलाऊंगा। तो विंग कहता है जी ज़रूर। इतना बोलकर वो दोनों ग्रीट करते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ पे युवान कार में ही था। वांग जी उसे पास आकर उसे बैठता है और युवान से कहता है तुम ठीक हो। युवान कहता है जी डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। उस दिन वांग जी और विंग वापस से ऑफिस नहीं जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो हमारा वांग जी था वो विंग से कहता है क्यों ना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। तो विंग कहता है "हम्म, हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है और वैसे भी हम किसको जानते हैं, हम अपनी दुनिया में खुश रहेंगे वो ज़्यादा है ना। तो विंग कहता है मैं बस अपने दोस्तों को बताना चाहता था। तो वांग जी कहता है हाँ, अभी बताना चाहते हो। विंग कहता है हाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है नीही सिंह को और किसे। तो कहता है हाँ बस नीही सिंह को, बाकी को मैं बता दूंगा। तो विंग कहता है ठीक है तो फिर उसे ही ले लो। फिर वांग जी विंग ये बोल करके वापस से खाना वगैरह बनाकर खा पी के सो जाते हैं। अब वापस से जो हमारा वांगजी विंग था अगले दिन से काम पे जाने लगा था और इवान और भी हील्ड हो गया था। अब जो इवान था उसका बैंडेज वगैरह कट भी गया हुआ था। वांगजी उसे लेकर वापस से वीकेंड पे घर आता है जहाँ पे वो सीजन को भी लेके आया हुआ था। तो वांगजी सारे घर वाले को बोलता है कि उसे विंग से शादी करनी है। तो सारे घर वाले मान जाते हैं और कहते हैं उसे कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए क्योंकि सबको बताने की क्या ज़रूरत है भाई।
बस हम खुश, हमारे बच्चे खुश, इतना ही मतलब है रखना। तो सब लोग राज़ी हो गए थे। अगले दिन नीही सिंह इधर विंग, नानी और सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर जो सीज़न था ये सब लोग भी तैयार हो गए थे और उसके बाद वो लगाते हैं मैरिज वीडियो, जहाँ पे साइन वाइन कर देने के बाद फाइनली मिंग और वांग जी एक दूसरे से हस्बैंड एंड हस्बैंड के रूप में तैयार हो चुके थे। फोटो वगैरह लगाकर पासपोर्ट भी उनको मिल गया हुआ था। फिर वो लोग जब सब बाहर आते थे पूरी पूरी की पूरी फैमिली पिक्चर्स लेते हैं, जहाँ पे नीही सिंह ने एज ए नॉमिनी के तौर पे साइन किया हुआ था, जैसे गवाह होते ना, गवाह के तौर पे। हिवान अपने मॉम डैड को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे फाइनली बूम एक साथ एक प्यारा नाम का रिश्ता जो मिल गया हुआ था। उसके बाद बॉसेस रेन उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि हमेशा खुश रहो और अपने बच्चे का ख्याल रखना। विंग हिवान को देखते हुए कहता है, सच में जब से ये आया है तब से मुझे वो मिल गया है जिसकी तलाश और जिसकी प्यास मुझे बचपन से थी। और ये बोलकर वो हिवान को गोद में ले लेता है। हिवान कहता है, क्या हम सब फैमिली के साथ नहीं रह सकते? तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। विंग कहता है, नो मुझे अपनी मॉम के साथ रहना है। तो वांग जी कहता है, नो तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे घर में रहोगे, और वो अपार्टमेंट हम रहने देते हैं, जब हमारा युवान बड़ा हो जाएगा तो उसे यूज़ कर लेगा, तब तक हम उसे भाड़ा लगा देंगे। तो विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब वापस से नीही सिंह बीच में आके कहता, आह बस करो तुम दोनों। शादी के बाद भी तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। और बाबा, तुम्हारी नानी और दादी दोनों का घर आमने सामने है, तुम खेलने के लिए इस घर से उस घर भाग सकते हो और सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। इतना बोलना हुआ ही था तो सारे लोग हंसने लगे थे और विंग और वांगजी भी मुस्कुराने लगे थे। फाइनली वांगजी विंग को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पे लैनी और कांगसिस रेन दोनों उसकी आरती उतार कर अंदर लेकर जाते हैं। भाई शादी जो हुई थी। उसके बाद वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे लैनी युवान को रखी हुई थी और कहती है, उन दोनों को जाने दो। तभी युवान हमारा कहता, हाँ हाँ क्योंकि मुझे पता है डैड मम्मा को खुश करते हैं और मम्मा ना डैड का नाम लेकर बोलते रहते हैं, यस वांग जी, यस वांग जी। मैंने तो काउंट भी किया था भाई साहब। इतना बोलना हुआ था कि जो हमारी बहुत से इसका मुंह बंद करते कहते, बदमाश लड़के ये सारी चीज़ें नहीं सुनते। हाँ इसे तो हम अपने घर में पालेंगे। तो इधर लैनी कहती, क्योंकि ये हमारा पोता है, ये हमारे साथ ही रहेगा, आप अपने घर में क्यों पालेंगे? तो कांग्रेस कहते, हौला आप दोनों लड़ना मत से स्टार्ट कर दो। तो हमारा जो युवान था वो कहता है, पर मुझे आप सबके साथ रहना है। इतना बोलकर वो सबको देख रहा होता है, जहाँ पे लैनी और वो कहती, हम सब साथ में ही रहते हैं बेटा। और फिर वो लोग बात करने लगे थे, जहाँ पे वांगजी रूम बंद करते विंग को किस करने लगा था, आराम से बेड पर ले जा रहा था। तो विंग कहता है, हम रात में करें क्या? वांगजी कहता है, मुझसे वेट नहीं हो रहा विंग। विंग कहता है, बाहर सारे लोग बैठे हुए हैं और हमें ही नहीं करना चाहिए। वांगजी कहता है, एक बार बस प्लीज़ ना। इतना बोलकर उसे वॉशरूम लेकर आता है, देन वो वॉशरूम में विंग के साथ इंटीमेट होता है। फाइनली वांगजी और विंग जब ऐसे फिनिश वगैरह करके बाहर आते हैं, तो वांगजी उसे कहता है, मेरा अभी भी मन नहीं भरा। तो विंग कहता है, बस करो वांगजी, हम रात में करने वाले हैं ना। सारे लोग बाहर बैठे हुए, वो दोनों जब बाहर आते हैं तो सारे घर वाले उसे देखते हुए कहता है, ओ इतनी जल्दी आ गए। तो विंग भी लाइक, मॉम, आंटी। तो लैनी कहती, आंटी नहीं बेटा, मॉम। इतना बोलकर वो लोग सब बैठ गए हुए थे। जब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, खाओ आ रहे थे, तभी जो हमारा विंग था ना वो कहता है, मॉम मुझे अभी कुछ बताना है। तो वो कहती है, हाँ बोलो। तो वो कहता है, एक्चुअली में मैं डैड को देखने गया था। तो कांग्रेस फ्रेंड कहती, विंग बेटा, वो तुम्हारे डैड नहीं है, हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। तो विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मॉम, एक्चुअली में मुझे नानी मॉम ने बताया और मैं बस उनसे मिलने गया था, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो कहता है, ओह क्या अब वो ठीक है? तो विंग कहता है, वो ठीक है और वो अपनी दुनिया में खुश है। उसकी मॉम कहती, हाँ जब मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो मैं उनका घर नहीं तोड़ना चाहती और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चुना, क्योंकि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती ना, इसलिए मैं वो सब कुछ छोड़ के चली आई। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मॉम बुरी है? विंग अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता, नहीं मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा जो बनाया। वांगजी विंग को गले लगाते हुए कहता, विंग सेंटी मत हो। विंग कहता है, नहीं मैं उदास नहीं हो रहा। लैनी ना कांगसे को गले लगाते हुए कहती है, कांगसे कभी मत सोचो कि तुम अकेली हो, तुम मेरी अच्छी दोस्त थी, हो और हमेशा रहोगी, है ना? सब थोड़ा सा माहौल सेंटी हो गया था। युवान कहता, अले अले सब सेंटी क्यों हो? अले मुझसे बात करो ना, मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो बहुत से कहता है, ओए मेरा नवासे चल इधर आ जाओ। फिर वो उसे गुदगुदी करने लगी थी और सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है।
कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।